तीन चार अहम ट्रिगर्स में से एक ट्रिगर ये था कि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स कैसे आएंगे। नंबर्स आपको एडीआर की झलक नंबर्स के पढ़ने से समझने से आपको लग जाएगा किसने निराश किया है। यही एक ऐसा बैंक है जिसकी वेटेज इतनी ज़्यादा है जो कि बैंक निफ्टी को भी नीचे धकेल सकता है और मूड भी ख़राब कर सकता है। कुछ आज ये वही करने जा रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ एचडीएफसी तक सीमित है? उसके बाद तो शुक्रवार को रिलायंस है, फिर बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है आज, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है वीकली बेसिस पर। तो ये सारे के सारे ट्रिगर्स क्या कहते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे अगले 2.5 घंटे। मेहमानों को अपने साथ जोड़ेंगे, मेरे साथ प्रियंका और अजय हैं, और साथ ही साथ हम आपके सामने 4 ट्रिगर्स भी ले आते हैं। ये चारों ट्रिगर काफ़ी अहम है, इस पे हम ज़्यादा डिस्कशन होगा, ज़्यादा एनालिसिस होगा, इसलिए हम ये आपके सामने पहले ही रख देते हैं कि ये कार्यक्रम की आज जान बनने जा रहे हैं। पहला तो यूएस मार्केट्स का पूरा आइडिया ले लेंगे कि इस समय वहाँ पे क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी आज नीचे है 175 पॉइंट, इसके सिग्नल कल ही आगे थे। 22,000 और 48,000 को किसी तरह से बचा तो रहा था, लेकिन मोमेंटम जोड़ नहीं रहा था और रिस्क रिवॉर्ड इसके ऊपर ख़राब होता गया। निफ्टी एचडीएफसी बैंक आज काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, ना केवल एक कन्विक्शन को बल्कि बैंक निफ्टी को भी आज नुकसान पहुंचाएगा। एल&टी टेक मुनाफा 6% इसका बढ़ा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के बेहतर नंबर आए, आपको भी हमने हेडलाइंस में भी इसके बारे में जानकारी दी है। इसमें कैसे ट्रेड बनेगा आपके सामने रखेंगे। और एलटीआई माइंडट्री के साथ एशियन पेंट्स के नतीजे आज होंगे। अब बड़ी बड़ी कंपनीज के नंबर आना शुरू हो गए हैं। एशियन पेंट एक बड़ा कंजम्पशन का प्ले है, काफ़ी हद तक कंजम्पशन प्ले को बताने की कोशिश अपने रिजल्ट्स में कर देगा, इसलिए इसको भी डिस्कस आज हम गंभीरता से ज़रूर आपके सामने करेंगे। ये 4 अहम ट्रिगर हैं। चलिए, तो अब पहले जो ट्रिगर हमें ग्लोबल मार्केट से आ रहा है। मॉर्निंग अजय थोड़ा सा वीक है, फिर से बॉन्ड यील्ड इंच अप हुई है, डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन की फेज में देखिए ये मौका है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस समय प्राइस टू परफेक्शन है हमारा मार्केट, और जो ट्रिगर आएगा कोई भी पुल बैक का वो ग्लोबल मार्केट से ही आएगा। क्योंकि अगर आप देखिए ना, ग्लोबल मार्केट्स अटक रहे थे कहीं ना कहीं। अभी अर्निंग सीजन यूएस में शुरू नहीं हुई है, उसी से पहले कुछ कमेंट्री जो फेड की तरफ एक वन ऑफ द गवर्नर्स ने बोला है कि भाई बाजार उम्मीद ये ना करे कि बहुत तेजी से रेट काटेंगे। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से इसका जो इम्पैक्ट आपके बॉन्ड मार्केट में हुआ कि वापस 11 बेसिस पॉइंट कल यील्ड जो है जंप की थी। इनफैक्ट अगर आप देखें 101 के करीब लो बना के आपका डॉलर इंडेक्स भी 103.3 के आसपास आ गया है। Correct. और ये जब इतनी शोर रिबाउंड आता है तो ये जल्दी घटता नहीं है वापस। हो सकता है यूएस मार्केट से आपको थोड़ा दबाव मिले, और आज का जो कॉम्बिनेशन है यूएस मार्केट में ऑलरेडी ट्रबल आपको दिखाई दिया बॉन्ड यील्ड्स का और डॉलर इंडेक्स का। वहाँ मिडल ईस्ट में ईरान ने जो है वो इराक के ऊपर कुछ धमाके कर दिए, छोड़ दिए। मिडल ईस्ट, हालांकि एक अच्छी बात यह है कि कम से कम क्रूड रिएक्ट नहीं किया, राइट। सो 77-78 के आसपास ही है, लेकिन फिर भी मिडल ईस्ट इस सिमरिंग, जैसे कहते हैं ना, एक मंदी आंच पे वहां कुछ ना सुगबुगाता रहता है। तो ग्लोबल क्यूज से भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव क्यूज नहीं है। और अगर आप देखिए 22,000 के ऊपर जाने के बाद हम सस्टेन नहीं कर पा रहे थे कल, और अब एचडीएफसी बैंक का दबाव भी, तो कहीं ना कहीं इस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी कि वापस से यील्ड नीचे आती है या नहीं। क्योंकि बाजार में हमेशा जो है ना एक्सट्रीम पे होता है। पूरा ग्लोबल मार्केट इतना एक्सट्रीम रेट कट का उम्मीद करने लगा कि मार्च में रेट कट आएगा जी, ये है वो है, कि अब अहेड ऑफ देमसेल्फ चले गए, और वही करेक्शन आपको बॉन्ड यील्ड में और डॉलर इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। ओवर एक्साइटेड हो गया था कि रेट कट्स आएंगे जल्दी, वही करेक्ट होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। ओके, ऑलराइट। तो ये तो ग्लोबल मार्केट से बात हुई, और अब लेकिन इंडियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं। हम तो लगातार एक रफ्तार पे, लेकिन आज जो थोड़ी सी आपको एक चाल थमी हुई सी लग सकती है। हालांकि एफआईज की बाइंग जा रही है अजय, लेकिन आज थोड़ा सा कंसोलिडेट बाजार कर सकता है। कल जो है ना ऑलरेडी आपको इसकी कहीं ना कहीं एक हल्का सा फ्लेवर मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि 22,000 के ऊपर बन तो हुए हम नीचे से 40-50 पॉइंट रिबाउंड करके, लेकिन अपने डेज हाई को जो पहले हाफ में बन गया था वो उतार नहीं पाए। खैर आप कह सकती हैं कि भाई यही उम्मीद थी, क्योंकि एक साथ सरपट भागा था 22,000 के ऊपर, तो थोड़ा साइडवेज, तो वो तो ठीक है, वो आपके अनुमान एकदम सही है। लेकिन जरूरी है बाजार को आज भी इंट्राडे में 22,000 को मेंटेन करना। आज आपको थोड़ा गैप डाउन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये गैप डाउन सिर्फ निफ्टी में ही नहीं, आपको बैंक निफ्टी में भी नजर आएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि नीचे की लेवल्स पे कुशन है या नहीं। तो इससे मैं कहूंगा जो आपने बात कही 22,000 पे सपोर्ट है। आपका एफआईएस की बाइंग वो सपोर्ट दे रही है। कल भी उन्होंने कैश में तो बाइंग की, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में थोड़ी अनवाइंडिंग थी। करेक्ट। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट तो आज फिर अब करना क्या है, क्योंकि अब एचडीएफसी बैंक के नंबर्स भी आ गए थे कि हमें लग रहा था कि बैंक निफ्टी वहां से डायरेक्शन एक ले सकता है। तो अब आज करें क्या, कौन से सेक्टर्स पे नजर रखें? देखिए आज बहुत इंटरेस्टिंग दिन हुआ, क्योंकि कल हमने रिलायंस में भी
जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था तेजी का, 4 दिन के बाद हमने कल उसके अंदर मंदी देखी। एसबीआई में कल डाउनग्रेड आया, मंदी दिखाई दे रही थी एसबीआई में भी, और आज एचडीएफसी बैंक जो है बाजार के ऊपर दबाव बना देगा। तो आपको आईटी ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग चल रही है, 5 दिन की भयंकर तेजी के बाद आईटी में ऑलरेडी पुल बैक्स आ रहे हैं, तो ये सब मिला के दबाव बन सकता है। पहले आधे पौन घंटे में बाजार को ऑब्जर्व करें। मैं बात करता हूं आपसे क्या कहते हैं अपने एचडीएफसी बैंक के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रिजल्ट पे हम आए और हम एडीआर को देख के कहते हैं कि आज मंदी हो जाएगी, उतनी ही, ये थोड़ा सा अहेड ऑफ द, मतलब आप फिर जंप द गन कर रहे हैं। हजारों बार आपने देखा है ऐसा कि एडीआर जो एक हल्का सा रिफ्लेक्शन होता है किस डायरेक्शन में जाएगा स्टॉक, लेकिन 7% एडीआर नीचे था तो हम भी 7% गिरेंगे, देखने वाली बात है। हाँ। शायद कम गिरे, हो सकता है ज्यादा भी गिर जाए, उससे रिफ्लेक्शन हो। कितनी बार आपको ग्लोबल मार्केट में बहुत नेगेटिव क्यूज दिखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ गैप डाउन बाय हो जाता है। करेक्ट। तो उसको देख के पूरी तस्वीर सिर्फ एडीआर से ना बनाए। कल क्या हुआ कि अगर आप बाजार में पोजीशनिंग देखेंगे एचडीएफसी बैंक की, गोइंग इनटू नंबर्स, वो पोजीशनिंग जो है जो आईटी में होता है उससे रिवर्स है। जैसे आईटी स्टॉक्स जो गोइंग इनटू नंबर्स एकदम नाउम्मीद करके गए थे, तो थोड़ा सा भी ठीक आया तो फुर्र करके एक बड़ी सी रैली आ गई। करेक्ट। कल एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स के अंदर ऑलरेडी उम्मीदें बना के गए थे, तोड़फोड़ नंबर आएगा जी। तो कल भी डेज हाई बंद हुआ। डायरेक्टर साहब अगर आप परसों का भी दिखा सकें, एक वीक का दिखा दीजिए, तो गोइंग इनटू नंबर्स एचडीएफसी बैंक तेजी में गया है। यानी कहीं ना कहीं नाउम्मीद होने की, देखिए 40 रुपए तो इस हफ्ते भागा है, तो नाउम्मीद होने की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। Right. तो जब आप बहुत उम्मीदें बनाएंगे जाएंगे, उस जीवन का फलसफा हमारे मंगर साहब ने कहा है कि की टू अ हैप्पी लाइफ इज कीप योर एक्सपेक्टेशन लो। चार्ली मंगर कहते थे। ये जो है एक्सपेक्टेशन हाई लेके रिजल्ट्स में गए, तो थोड़ा सा भी नाउम्मीद अगर हो गया तो आपको इस समय आज कट करना। ये हुआ है एचडीएफसी बैंक में। अब आप ये कह सकती हैं, हम इंटरनल से बात कर लेते हैं कि हाँ ठीक है साहब, मिक्स नंबर कहेंगे। ओके। अगर आप 10 लोगों की बात सुनेंगी तो आपको 10 ओपिनियन मिलेंगी, लेकिन जो जिस्ट है ना सारे ब्रोकरेजेस का, बाजार के सारे दिग्गजों का, वो ये है कि एचडीएफसी का इस बार बैंक का रिजल्ट मिक्स्ड है। उनका डिपॉजिट थोड़ा सा स्लो है, डिपॉजिट स्लो है। वो सबको पता है कि डिपॉजिट इस समय एक इश्यू बना हुआ है इंडस्ट्री वाइड। करेक्ट। लेकिन इन्होंने अपनी कमेंट्री में कल क्या कहा, हाँ। हम डिपॉजिट गेन करने के लिए सिर्फ बढ़े हुए रेट्स नहीं देंगे, हम और सर्विसेज के थ्रू भी डिपॉजिट्स को। तो डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी मिक्स कमजोर थी। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो थोड़ा कम। ब्रांच नंबर्स को लेकर भी जो स्ट्रीट बहुत एक्साइटेड है, वहां थोड़ी सी नहीं, एक्साइटमेंट तो है वहां भी। हाँ, आप ये कह सकती हैं 1500 ब्रांचेस खोलने की जगह वो 800 से 1000 लेंगे। हाँ। लेकिन इसको ये किसी ने मंदी का एक साइन कि एचडीएफसी बैंक ग्रोथ को लेकर लो डाउन हो रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अर्ली होगा। ओके, ऑलराइट। अगर आप देखें ना एनआईए ग्रोथ की भी, अगर आप 5 लोगों की ओपिनियन देखेंगे तो आपको वन साइडेड नहीं दिख रहा है कि एनआईए ग्रोथ स्लो है, कुछ लोगों का इनलाइन भी है। तो ये मिक्स नंबर है। पोजीशनिंग बहुत तेज थी। हाँ। और आज जो है नाउम्मीद होगा, स्ट्रीट बिल्कुल होगा जी, मंदी में आएगा, स्टॉक आ सकता है, लेकिन बड़े गैप डाउन में आप थोड़ा इंतजार करिए, कूदिए मत, लेकिन आउटराइट राइट ऑफ मत कर दीजिए एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन क्विकली मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज बाजार भी गैप डाउन जब खुलेगा ना तो लेना चाहिए गैप डाउन में। ओके। क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट मजबूत आने वाला है, भारती में टैरिफ हाइक्स की बात आ रही है, ठीक है। एचडीएफसी बियॉन्ड भी बहुत सारा एक्शन हो रहा है। आप मेटल काउंटर्स में अभी चाइना ने आपका स्टिमुलस भी दिया है, तो मेटल काउंटर्स कल ही चलना तेज हो गए थे। तो बहुत सारा ऐसा बाजार का हिस्सा है जो गैप डाउन पे आपको देखना चाहिए रादर देन नया शॉट। इनफैक्ट आपने अजय जब एचडीएफसी बैंक को इतना डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है, तो एक बार गौरव से एचडीएफसी बैंक के बाद कौन कौन से ब्रोकरेज हाउस के व्यूज क्या कुछ कह रहे हैं ये भी एक बार समझ लेता है, फिर आगे बढ़ेंगे और कल का एफएनओ डेटा भी डिम्पी के साथ चेक करेंगे। गौरव बताइए। जी, तो अभी अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो ब्रोकरेजेस का मानना भी कहीं पे ये है कि ये जो रिजल्ट था ओवरऑल बैंक का वो कहीं पे इनलाइन ही देखने को मिला है, उसमें तो कोई डिसअपॉइंटमेंट था नहीं। बट अगर हम एसेट क्वालिटी और उसके अलावा डिपॉजिट और लोन ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे कहीं पे हमें कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेसिफिकली लोन ग्रोथ में। एसेट क्वालिटी भी कहीं पे अच्छी ही रही है बैंक के लिए, बट लोन ग्रोथ को लेके चलते हुए और डिपॉजिट्स के ग्रोथ का कंसर्न देखते हुए हमारे पास कुछ ब्रोकरेजेस है जहाँ पे उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो कहीं पे सेम ही रखा है और अपना स्टांस जो है वो भी कहीं पे मेंटेन ही रखा है। जैसे एक्सिस कैपिटल ने अपना बाय स्टांस मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस 2030 रुपीज़ का दे रखा है, बट आगे जाके उन्होंने अपने अर्निंग्स में कहीं पे 4 to 5% का
कट किया है 2 सालों के लिए क्योंकि स्लो लोन ग्रोथ और कम निम्स उन्हें देखने की आशंका है। अगर हम CLSA की बात करें तो उन्होंने भी अपना जो एस्टिमेट है अर्निंग्स एस्टिमेट वो 3 to 5% से घटा दिया है लोअर डिपॉजिट एंड लोन ग्रोथ के लेके चलते हुए, और उन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस जो है वो 2025 रुपीज़ पे मेंटेन रखा है। मॉर्गन स्टैनली ने अपना ओवरवेट रेट मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस 2110 रुपीज़ पे मेंटेन रखा है, बट उन्होंने भी कहीं पे जो FY25 और FY26 के EPS एस्टिमेट्स है वो कहीं पे 3% से नीचे किए हैं। और नुवामा की अगर बात करें तो वहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस 1730 रुपीज़ का दे रखा है। उन्होंने भी अपना कट अर्निंग्स कट जो है वो 5 to 6% पे किया है अगले 2 सालों के लिए। आखिर में हम देखते हैं नोमुरा के बारे में, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस 1750 रुपीज़ से कट करके 1625 रुपीज़ का किया है और न्यूट्रल रेटिंग अपना बरकरार रखा है। और उन्होंने अपना पैट जो है उसके एस्टिमेट्स को 6% से कट किया है अगले 2 सालों के लिए, और ROA भी कहीं पे 10 बिप्स से कट किया है 1.7% पे रखा है अगले 2 सालों के लिए। और इसी के चलते हुए उनका ये जो न्यूट्रल स्टांस है और कम टारगेट प्राइस है वो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, ये तो हो गया ब्रोकरेज व्यूज का रिएक्शन, हमने अर्ली डिस्कशन किया। आशुतोष मिश्रा आशिका से जुड़ने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब HDFC बैंक में एक व्यू देंगे। आशुतोष, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए। ओपिनियन बड़ी डिवाइडेड है और ये जो ADR का रिएक्शन है वो हम सब के जो है ना माइंड को कलर कर रहा है एक तरह से, लेकिन इंडिपेंडेंटली नंबर वाकई बहुत कमज़ोर है। क्या आगे की ग्रोथ आपको स्ट्रक्चरली कम होती हुई नजर आती है, या हो सकता है कि एक दूसरा सेक्शन है बाजार का वो ये कहता है कि साहब HDFC बैंक को मालूम है वो क्या कर रहे हैं, उनको एनवायरमेंट भी मालूम है, डिपॉजिट वाला चैलेंजिंग है, ये लास्ट ऑफ द बैड क्वार्टर्स हो सकता है, आगे आने वाले क्वार्टर में आपको सिनर्जीज दिखना शुरू करेंगी। आप किस साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट पे हैं आशुतोष? तो मेरा भी ये मानना है कि आने वाले क्वार्टर में सिनर्जीज और क्लियर होते रहेंगे। यदि हम देखें कि इसका फोर्थ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड, 4 रिजल्ट्स को यदि देखेंगे तो सेकेंड क्वार्टर जो था वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था, बिकॉज उसी क्वार्टर में मर्जर प्लेस हुआ था, उसमें उसके नेम्स गिरे थे वहां पे और उन्होंने बहुत ज्यादा डिपॉजिट भी रेज किया था, और उसका इम्पैक्ट जो है वो इस क्वार्टर के भी नंबर्स में थोड़े रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर्स में कोई खराबी है मेरे हिसाब से नहीं था, बट जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का नेट इंटरेस्ट इनकम और निम्स के ऊपर में, वहां पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है। तो मेरा तो ये मानना है कि यहाँ से स्टॉक जो है धीरे धीरे रिटर्न हो रहा है अपने मेन टेरिटरी की ओर, और गोइंग फॉरवर्ड इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। कंसर्न कहाँ पे है मार्केट का, तो वो सबसे बड़ी बात है कि इसका LCR 110% है और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा है वो भी इसका जो है 110 मोर देन 100% के आसपास में है। तो इन दोनों को लेके लगता है मार्केट को कि यदि डिपॉजिट ग्रोथ पिकअप नहीं हुआ तो इनके लोन ग्रोथ सस्टेन नहीं हो पाएंगे फ्यूचर में। तो और आज का सिनेरियो यदि हम देखें कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट है और डिपॉजिट ग्रोथ यदि कोई भी बैंक करना चाहता है तो उसको ज्यादा उसको हायर इंटरेस्ट रेट पे करना होगा और वो निम्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इस व्यू पे मार्केट एक नेगेटिव ये कॉल बना रहा है, पर हमें ये भी समझना चाहिए कि HDFC बैंक एक साल के अंदर में 1000 ब्रांचेस ओपन कर रहा है, उसका भी इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। और जो लोन ग्रोथ हमने थर्ड क्वार्टर में देखा है उसका PNL पे इम्पैक्ट जो है हमें वो अगले क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा। तो हाँ, कुछ कंसर्न है मार्केट के, वो जेन्युइन भी है, बट यदि मुझे माना जाए कि बैंक का डायरेक्शनली किधर मूव कर रहा है, बैंक डायरेक्शनली बहुत सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव होंगे। बहुत बढ़िया एनालिसिस आशुतोष आपने हमारे लिए किया। मैं आपसे एक 30 सेकंड में एक और व्यू ले लेता हूं लगे हाथ, क्योंकि आपकी ग्रिप है इस मैटर पे कि आज जब ये गिरेगा बाजार में स्टॉक, आपको किस लेवल्स में कंफर्ट आता है लेने में? मैं आपसे शॉर्ट टर्म व्यू नहीं ले रहा हूँ ट्रेड वगैरह का, लेकिन अगर मुझे इसका पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना है, क्योंकि डेटा दिखा रहा है, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, अगर आप थोड़ा डीप देखें और नॉइज के बियॉन्ड देखें कि लास्ट पिछले महीने में कितने फंड्स ने HDFC बैंक को ऐड किया है, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। उन्हें नहीं मालूम है कि ये स्लो ने इनका थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है। खैर एनीवेज, कमिंग बैक, कितने लेवल पे आपको कंफर्ट है वैल्यूएशन में लेने के लिए, क्योंकि आप एक आध क्वार्टर मैक्सिमम के बाद शार्प इंप्रूवमेंट इनके नंबर्स में देख रहे हैं? तो ये जो करेक्शन, जिस तरह का GDR करेक्शन दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता है उस तरह का इंडियन मार्केट में रिएक्शन आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा। इवन इफ सपोज मैं मान के चलता हूँ कि GDR
जिस लेवल पे पहुंचा उस टाइप का करेक्शन यदि मुझे देखता है तो ये एक बहुत कंपेलिंग बाय हो जाएगा उस लेवल पे। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए और एक 360 डिग्री एनालिसिस हमें देने के लिए। राइट ऑफ मत करिए इस बैंक को। नंबर्स शॉर्ट टर्म में जो कंसर्न्स हैं देखना ये होगा कि मैनेजमेंट उनको एड्रेस कैसे करता है, लेकिन लोअर लेवल से बाइंग का रुझान बनाए, ऐसा आशुतोष का भी मानना है। ठीक है, ये एक 360 डिग्री एनालिसिस एचडीएफसी बैंक का हमने पेश किया। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे और अब ये समझ लेते हैं कि कल एफआईज ने जो बैंक कैश में बाइंग की है, उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में क्या किया है, और डिम्पी इस वक्त बैंक निफ्टी पर व्यूअर्स को स्ट्रैटेजी बनाने की क्या सलाह दे रहे हैं डिम्पी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, ये बात तो कल ही तय हो गई थी कि एचडीएफसी बैंक तय कर देगा कि आपके निफ्टी में 300 पॉइंट जोड़ने हैं कि 300 पॉइंट घटाने हैं। तो एचडीएफसी बैंक का शुरुआत में 200-300 पॉइंट घटाएगा जरूर ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या 300 पॉइंट के बाद क्या बैंक निफ्टी का ऐसा डाटा बन रहा है कि बिल्कुल क्रैश डाउन हो जाएगा? तो उसका जवाब है ना। अभी अजय एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या एचडीएफसी बैंक के नंबर्स खराब होंगे, तो हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी बन जाए। मेरा तो सिंपल सा मानना है कि शेयर के ऊपर टैगिंग होती है और उस टैगिंग के ऊपर ये लिखा होता है कि ये इन्वेस्टर्स का शेयर है, ये ट्रेडर्स का है ही नहीं। एचडीएफसी बैंक पोर्टफोलियो शेयर है, उसके बारे में ट्रेड पता करना समझना भी अपने आप में थोड़ा सा खराब है। इसलिए जब भी अच्छे शेयर आपको मिले और किसी वजह से नीचे मिल जाए तो ज़रूर रख लीजिए। ये तो कई शेयर्स ने आपको प्रूव करके दिखाया है। खैर, बट एनी हाउ, मैं फिर से निफ्टी पे आता हूँ और बैंक निफ्टी पे आता हूँ, क्योंकि एचडीएफसी का सरोकार इन दोनों इंडाइसिस से है, एक तो वेटेज के हिसाब से और बैंक निफ्टी का तो सीधा सबसे बड़ा प्लेयर ही यही है। निफ्टी का अगर आप डाटा चेक करेंगे ना तो ओपन इंटरेस्ट की कोई कमी नहीं है। 2,40,44,000 के कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन खड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर ना तो डर है, ना ही खौफ है और ना ही उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हुई हैं कि 2,75,000 तक कॉन्ट्रैक्ट ओपन खुले रहते हैं और नीचे जाते समय तो 2 लाख तक ही जाते हैं, बस इससे नीचे नहीं जाएंगे। एट द मिडल हो आप, तो एक तरफ झुका हुआ नहीं है बाजार बिल्कुल बैलेंस्ड है और बाजार इस तरह के झटकों को झेलने का आदी हो चुका है। ये पहला पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर दूं, नहीं तो डाटा पे साफ साफ रिफ्लेक्ट हो जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर आया है। ये अनवाइंडिंग का प्रेशर ना आज गैप डाउन करेगा। जब आप गैप अप करते थे तब तो खुशी होती थी, लेकिन जब दिन गैप डाउन होता है उस दिन निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि गैप अप होने में या डाउन होने में बाजार ने एक चीज को मेंटेन रखा हुआ है, 22,000 के लेवल को, उसको नहीं तोड़ रहा। तो एक अच्छी चीज़ है कि आज क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम किसी वजह से चले भी जाएं, 21,800 को नहीं ब्रेक करें और वापस 22,000 के आसपास आके खड़े हो जाएं, तो मैं ये बोलूँगा कि एचडीएफसी का जो झटका मार्केट ने बखूबी एक ही दिन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो पहला आते हैं, दूसरा बैंक निफ्टी पे। देखिए, बैंक निफ्टी का मेजर कंपोनेंट है, बैंक निफ्टी को ये ज़्यादा डैमेज भी करेगा। बैंक निफ्टी पे होना भी चाहिए था डैमेज, क्योंकि वेटेज के हिसाब से है, लेकिन फिर भी 47,800 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हमें नहीं लगता कि एचडीएफसी बैंक का 47,800 के नीचे बैंक निफ्टी को बंद करने की कैपेसिटी रखेगा, और अगर इसके ऊपर हम बंद हो जाते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि अच्छा एक झटका लग के मार्केट ने फिर से अपने आप को संभाल लिया। वजह मैं बताता हूँ क्यों। 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और बिल्डअप में जो अनवाइंडिंग आई है ना, उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, और जो कल टूट भी रहा था ना, वो बिना वॉल्यूम के टूट रहा था। और लेवल के हिसाब से कितना टूटा है? 33 पॉइंट। 48,000 का इंडेक्स 33 पॉइंट टूटना कोई टूटना थोड़ी होता है। तो ये एक क्लियर पिक्चर बता रहा है कि कल सब लोग एचडीएफसी बैंक की वेट कर रहे थे। आज सबको एचडीएफसी बैंक का झटका लगेगा, लेकिन उसके बाद उभरने की आदत सबको है और शायद सुधर जाएगा और बाजार ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि हम फ्यूरियस बुल रन में हैं। हमने ना आज एक और आपके लिए काम किया है, हमने ऑप्शंस का कंसंट्रेशन भी निकाला हुआ है। तो ऑप्शन के कंसंट्रेशन के हिसाब से अभी भी हम 21,800 के नीचे कुछ ज़्यादा खराब नहीं है। सेम बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको कंसंट्रेशन बताऊं तो हम 48,000 के इर्द गिर्द ही खड़े हुए हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन डिवाइडेड नहीं है, यानी कि बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग नहीं खड़े। ज़्यादातर लोग सेम ही जगह पर खड़े हैं, वो सिर्फ हाथ बदला करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आ जाते हैं जरा पुट कॉल रेशो पे। देखिए, कल की हल्की सी ही गिरावट के बाद पुट कॉल रेशो थोड़ा फेयर हुआ है, खासकर बैंक निफ्टी का 0.92 यानी कि 1 के नीचे चला गया। इसको फेयर वैल्यू मानते हैं। विक्स थोड़ा
13 साढ़े 13 के आसपास है, वॉलिडिटी देगा और देनी भी चाहिए, अर्निंग का सीजन चल रहा है। एफआईज की बात अजय ने आपको बताई थी कि एफआईज ने देखिए कुछ नहीं किया, 600 करोड़ का प्लस किया है। मैं 600 करोड़ के प्लस पे ज़्यादा गौर नहीं फरमा रहा, मेरी ज़्यादा दिमाग ये चल रहा है कि ऑप्शंस में वो क्या कर रहे हैं। ऑप्शंस में उन्होंने बामुश्किल से 2000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। आप और मैं गलती कर सकते हैं, लेकिन टिपिकली एफआईज बहुत होशियार होते हैं, उनके पास बड़े बैंकों का तो पक्का डाटा होता ही है और एचडीएफसी बैंक का भी होगा। इसलिए कल उन्होंने कोई मेजर सेलिंग नहीं की है, ना ही हेजिंग की है, इसलिए बाजार को लेकर काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं और ये बात आपको डाटा पे भी दिख रहा है। 65% के लॉन्ग पोजीशन जस की तस है बिना किसी बदलाव के। रिटेल्स की पोजीशन, डीआईएस की पोजीशन जस की तस है बिना किसी बदलाव के। एक चीज मैं जरूर आपको नोटिस कराऊंगा, मार्केट के अंदर एंजाइटी का लेवल बहुत है। 15 शेयर अभी भी एफ&ओ बैन के अंदर है, ये बैन वाले शेयर टच से मस नहीं हो रहे हैं, इसलिए ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बैन वाले शेयर आपको काफी डिस्टर्ब करेंगे। कल पॉलीकैप को भी बैन ही डिस्टर्ब कर रहा था, नहीं तो चलता और वो भी। तो अब ये बताइए फिर स्टॉक्स कौन से हैं जो इसे रडार पर रखना है? देखिए कल हमने आपको 2 शेयर दिए थे, दोनों शेयरों ने अपना अपना काम किया। आईसीआईसी प्रूडेंशियल कल वीक ही बंद हुआ जाके और दूसरा शेयर ठीक था। और आज मैं आपको एक और शॉर्ट का शेयर देना चाहता हूँ। एक्चुअली वो मेरा शेयर नहीं, जेपी मॉर्गन स्टैनले का शेयर है। उन्होंने कल एक रिपोर्ट निकाल के बताया था कि आइशर मोटर पे उनको मार्जिन पे भी दबाव दिख रहा है और उनको लग रहा है उन्होंने अपने टारगेट को भी घटा दिया था। इस रिपोर्ट को देखने के बाद, समझने के बाद हमने भी आइशर मोटर के चार्ट चेक किया। हमने कल दिन में भी चेक करवाया था एक्सपर्ट से, तो उन्होंने भी कहा वीक है। हमने 12 बजे के शो में भी लिया, वहां भी पता लगा वीक है। फिर हमको लगा कि अगर वीकनेस है ही तो क्यों ना हम दर्शकों के सामने यही शेयर रखें। आइशर मोटर को आप सेल कर सकते हैं। जो आप डबल टॉप ऊपर देख पा रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये एक डबल टॉप का ट्रिपल टॉप जैसा है, इसको पार करना भी मुश्किल है और इसने एक 50 दिन के एवरेज को ब्रेक किया, 200 दिन के एवरेज को चेज करता है। इसका एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन ये मोमेंटम अब फिजल आउट यानी कि खत्म हो रहा है। ये जो मोमेंटम जैसे जैसे खत्म होगा ये शेयर नीचे आएगा और इस लाइन को टेस्ट करेगा। इस लाइन से और इस लाइन की जो दूरी है वो करीब 200 से 250 रुपए की है। तो आपके पास एक बेहतरीन ट्रेड मिल रहा है कि अभी एवरेजेस टूटी हैं, शेयर पे दबाव है, ऊपर आने में मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो दबाव है इसका फायदा आप अपने पोर्टफोलियो या पैसा कमाने के लिए कीजिए और आप 200 से 250 रुपए कमाने के लिए आइशर मोटर पे है। मैं फिर से एक बार कह दूं, आइशर मोटर भी ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, ये भी पोर्टफोलियो पीएमएस का ही शेयर है। लेकिन अगर 250 रुपए सामने सामने पड़े हों तो क्यों ना बुक किए जाए। इसलिए छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा। और आइशर मोटर के लिए आज एक शॉर्ट कॉल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट को भी जोड़ लेते हैं अपनी बातचीत में। संतोष मीना, सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ रही हैं और भी पैनलिस्ट आगे शो में जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आपको भी सोनी। चलिए शुरुआत करते हैं संतोष के साथ। संतोष, बाजार में आज एक पुल बैक मिलेगा, सुबह दिख रहा है। क्या इस पुल बैक का आप फायदा उठाएंगे? क्या आप पुल बैक में माल लेने के मूड में हैं? कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग अजय जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस मार्केट में थोड़े से साइंस दिख रहे थे मार्केट में कि थोड़ा सा ओवर रेटेड हो रहा है और कहीं 22,125 के आसपास निफ्टी ने कल 2 दिनों से हाई लगाया है। और ये नंबर ऑफ स्टॉक जब एफ एंड ओ बैन में 15 के 12 11 के ऊपर क्रॉस कर देते हैं, क्रिकेट टीम से ज्यादा हो जाते हैं, तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और वही सिनेरियो देखने को मिला है। और कल के हम डेटा की बात करें तो एफआईएस की कल इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्टिंग थी, लेकिन कल थोड़ा सा पुट में भी शॉर्ट कवर काफी देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं साइन था कि शायद मार्केट में गैप डाउन हो सकता है। लेकिन ऐसे कोई मेजर रिवर्सल के साइन नजर नहीं आ रहे। इमीडिएटली हमको शायद 21,840 जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो खुलते से सपोर्ट का काम करेगा। तो इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बाद शॉर्ट साइड भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो मेरी सलाह ये रहेगी इंडेक्स में वेट एंड वॉच कीजिए। अगर 21,840 के आसपास सपोर्ट लेता है तो मार्केट में शायद लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलेगी। आप जनवरी का आप करेक्टरिस्टिक देखें तो इट इज रोलर कोस्टर रहा है पूरा। नीचे से रिकवरी भी उतनी शार्प आती है और ऊपर के लेवल से फॉल भी उतनी तेजी से आता है। मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन दोनों साइड के स्विंग्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बाद शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए, रिस्की होगा। हो सकता है लोअर लेवल से रिकवरी भी आए। एचडीएफसी बैंक अगर प्रेशर भी डालता है तो हो सकता है दूसरे काउंटर्स लाइक एफएमसीजी स्टॉक्स और कुछ दूसरे स्टॉक से सपोर्ट मिलते दिखे मार्केट को। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज हो सकता है खुलते समय प्रेशर देखने को मिले, लेकिन 47,700 पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। इन केस 47,700 ब्रेक होता है तो फिर 47,200 300 तक हम जा सकते हैं, वहां से फिर शायद रिकवरी देखने को मिले। तो इंडेक्स पे मेरी गैप डाउन ओपनिंग के बाद ट्रेड करने की सलाह नहीं है। स्क्रीन को देखिए, अगर स्क्रीन में कोई लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है तो आप बाइंग साइड अप्रोच जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और खास बात यह है कि क्योंकि बैंक निफ्टी आपके एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बहुत लोडेड थी, और मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूं कि जो बुल्स होते हैं, बुल्स और बेयर्स दोनों, वो
दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बुल्स और वीक बुल्स, 1-2 लॉट वाले और बस 20-20 लॉट वाले। थोड़ा टाइम देंगे आप तो जो भी बुल्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस लगेंगे, वो धीरे धीरे माइनस बनाएंगे, माल छोड़ेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग बुल्स होते हैं वो देर तक रुकते हैं, आधा घंटा पौन घंटा देखें शायद रिकवर करे। इसलिए आप थोड़ा इत्मीनान रखिएगा। अगर आप लेने का ये मूड बनाए तो तुरंत पहले 5 मिनट में कूदिए मत, सेटल होने दीजिए भाव को नीचे। फंडामेंटली ठीक है लेकिन लोडेड है पोजीशन, तो थोड़ा उतरने दीजिएगा अगर करना है तो। वरना बाजार को भी देखिए, जैसी ये बता रहे थे संतोष कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है लेकिन भारीपन था, उसे प्ले आउट करने दीजिए। सोनी पटनायक, आपका क्या ट्रेडिंग कॉल्स रहेगा आज के बाजार के लिए? जी गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका जी, डिम्पी जी, सारे दर्शकों को। जी देखिए, आज जो मेरा दोनों ट्रेडिंग कॉल से थोड़ा डिफेंसिव काउंटर में से है और डिक्लाइंस में खरीदने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहला रहेगा आईटीसी में हमने एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन कर देखा है और काफी समय से 460 को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर रहा है। सो आईटीसी यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, एक अच्छा ब्रेकआउट आने की उम्मीद है 480 के अबव। सो एक अच्छे पोजिशनल प्ले के लिए आप 472 से 465 डिक्लाइंस तक बाई कर सकते हैं। 455 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और टारगेट इसका है 500। जो दूसरा बाय है वो है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल में। गेल में हमने एक अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन देखा हुआ है पिछले 3 दिनों से और अच्छे लेवल्स को डिफेंड कर रहा है। 160 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। सो गेल आप थोड़े से डिक्लाइंस में बाय कर सकते हैं अप टू 164। 160 का आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और टारगेट है 180। सुमित मूलचंदानी भी हैं। सुमित गुड मॉर्निंग, आपको भी आप बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पहले एक फॉलोअप से चालू करेंगे। देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो प्रॉफिट बुकिंग पे भी ध्यान दीजिए। लास्ट वेडनेसडे को 2 कॉल शेयर किए थे, अंबर एंटरप्राइज एंड थॉमस कुक, दोनों के ही टारगेट्स अचीव हो गए हैं। आप देखेंगे तो विद इन अ वीक बोथ हैव गिवन यू द 10 to 15% रिवॉर्ड। तो इसी तरह से कैश स्टॉक पे अभी भी फोकस है। जो पहला स्टॉक है वो है बीएससी लिमिटेड। देखिए, बीएससी का एक अच्छा खासा बेस बनाया है, 50 डे मूविंग एवरेज को अपने एक सपोर्ट लिया है और कल के सेशन में देखिए काफी बढ़िया सी एक कैंडल भी बनाई हुई है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बस आप एक वेट कीजिए, जो कल का हाई है 2320 वो अगर सस्टेन कर रहा है तो बिल्कुल आप लॉन्ग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2510 एंड 2600। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे 2240 का, जो कल का ही लो है। और जो दूसरा स्टॉक है दैट इज पीडीएस लिमिटेड, पीडीएसएल का कोड आता है। यहाँ पे आप स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए, कंसोलिडेशन था लेकिन काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। 2 दिन पहले काफी अच्छा एक वॉल्यूम कैंडल बना था और कल फॉलोअप भी मिला था। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है न्यू हाई की तरफ। तो करंट मार्केट प्राइस है 600 का, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 540 फॉर द टारगेट ऑफ 660 एंड 740। ओके ठीक है, काफ़ी अलग शेयर से आपने दिए हैं। अमूमन पीडीएस लिमिटेड की ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपने इसको नोटिस किया तो ज़रूर हम इसको चेक करेंगे। बीएससी तो खैर आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ ही रहे हैं और एक बेहतर शेयर भी है, 2510 का टारगेट है। आगे बढ़े संतोष सर से, उनकी ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स भी ले लेते हैं। संतोष सर गुड मॉर्निंग, जरा आपकी ट्रेडिंग कॉल्स सर। यस, मेरे दोनों कॉल से दोनों ही बाइंग साइड के शॉर्ट साइड के आइडिया ढूंढने की कोशिश की बट मिले नहीं। और डिफेंसिव के साथ मैं भी जाना चाहूंगा आईटीसी के साथ। आप निफ्टी एफएमसीजी का भी चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ भी 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक देखने को मिला है। आईटीसी में भी देखें तो यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक देखने को मिला है। स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 485 का टारगेट रहेगा, 465 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक इंट्राडे के लिए नहीं है, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रख के करिए, इस कमजोरी में खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। मेरी नज़र कैपेसाइट पे रहेगी। ये स्टॉक पहले प्रेशर में था बिकॉज इसके कल जो क्यूआईपी शेयर लिस्टिंग हुई है, नॉर्मली हम देखते हैं कि क्यूआईपी के बाद जब शेयर लिस्ट होते हैं तो उस दिन उसमें प्रेशर आता है क्योंकि क्यूआईपी इन्वेस्टर्स को इमीडिएटली 5-10% का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन उसके बाद स्टॉक में एक बॉटम बनते दिखता है और बड़ी तेजी बनती है। सिमिलर केस बैंक ऑफ इंडिया में देखा था। स्टॉक का स्ट्रक्चर भी अच्छा है, 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 320 का टारगेट रहेगा, 248 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, कैपेसिटी में एक और बात, खास बात, बहुत बढ़िया आपका स्टॉक सिलेक्शन रहता है संतोष बाबू, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, बहुत ही शानदार, बहुत महीन। आपको मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि कैपेसिटी में एक क्यूआईपी का राउंड खत्म हुआ है कल। जो कल की सेलिंग आई है वो इसलिए आई है क्योंकि क्यूआईपी के शेयर बाजार में आए हैं और क्यूआईपी की आप लिस्ट निकाल लीजिएगा, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। ये जो दबाव दिख रहा है ये क्यूआईपी की वजह से है। एक बार ये एब्जॉर्ब हुआ और आगे वाले क्वार्टर्स में चांसेस ये हैं कि फुर्र हो जाएगा ये स्टॉक। एनीवेज,
मैं आईटीसी के बारे में बात करना चाहूंगा। प्रियंका, आपने देखा हमारे पैनलिस्ट में 2 पैनलिस्ट ने बैक टू बैक आईटीसी लिया है। कल लास्ट आवर और ट्रेड में बड़ी अच्छी खबर आई, वो ये थी कि राजीव जैन, जो जी हाँ वही राजीव जैन जो जीक्यूजी के मालिक हैं, और उन्होंने बहुत ही शानदार माल कमाया है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में। जब पूरा दुनिया अदानी ग्रुप स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी से घबरा रही थी, उन्होंने 15 करोड़ शेयर Q3 में ऐड किए हैं आईटीसी में। डायरेक्टर साहब, अगर आप लेके आए वो प्लेट जो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, हाँ ये वाली जी पार्टनर्स ने ऐड किए हैं। तो ये एक न्यूज़ में ऐड करना चाह रहा था। ये हमारे दोनों पैनलिस्ट ने जो आईटीसी ली है, कहीं ना कहीं ये न्यूज़ भी बाजार इस समय ऑब्जर्व कर रहा है। कल लास्ट आवर में इनफैक्ट ये न्यूज़ आने के बाद मूवमेंट शुरू भी हो गई थी आईटीसी में। तो आज वॉच करना होगा। 485 तक के टारगेट्स आज हमें दे रहे हैं, पोजिशनल टारगेट्स हमारे एक्सपर्ट्स। चलिए ठीक है, ये तो हो गए सारी टेक्निकल पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स की। लेकिन आज कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें खबरों के दम पर एक्शन रह सकता है, अर्निंग्स का ट्रिगर रह सकता है, ये सब शरद बताएंगे। बताइए शरद। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले Q3 अर्निंग्स पे जो है हम जल्दी से स्नैपशॉट बता देते हैं। LTTS और ICICI लोम्बार्ड, ये लार्जली जो है आप कह सकते हैं वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। हालांकि LTTS की जो गाइडेंस है उसको रीअफर्म किया गया FY24 का। हालांकि याद रखिएगा कि नंबर्स जो है अनुमान से कम आए हैं। गोवा कार्बन के अबव एस्टिमेट्स आए थे और ICICI सिक्योरिटीज़ के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए थे। न्यूज़ फ्लोज की बात करें तो DCB बैंक फोकस में रहेगा। यहाँ पे RBI की अप्रूवल आ गई है, जहाँ पे प्रवीण अच्युतन को जो है MD CEO के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। इंडिगो पेंट्स इंटरेस्टिंग बल डील आया है। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने जो है लगभग 0.6% स्टेक यानी कि 2.75 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। PNC इंफ्रा जो हाल ही में न्यूज़ में थी, मोनेटाइजेशन में और स्टॉक में तेज़ी देखने मिली थी। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है जहाँ पे इन्हें 1000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से आया है। वही GR इंफ्रा की बात करें तो NHAI से एक बड़ा ऑर्डर आया है जो 1000 करोड़ के ऊपर है। इसके अलावा जो हम बात करें सांधार टेक, एक छोटी सी ऑटो एंसिलरी कंपनी है, उस पर अगर बात करें तो उनको पेटेंट आई है और ये जो है स्मार्ट लॉक के लिए आई है 2 व्हीलर्स को लेके। तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक वो है पिरामल फार्मा। यहाँ पे उनको जो है US मार्केट्स में उन्होंने लॉन्च किया है जिंक के टैबलेट प्रोडक्ट्स को, और अपने जो जेनरिक इंजेक्टेबल्स की जो पोर्टफोलियो है उसको वो बढ़ोतरी करने वाले US मार्केट में। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। ठीक है शरद, ये जानकारी देने के लिए। अब वमाक्षी को अपने साथ जोड़ लेते हैं, जरा रिपोर्ट्स का भी पूरा ब्यौरा ले लेते हैं। वमाक्षी गुड मॉर्निंग, आप रिपोर्ट्स बता दें। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम बजाज फाइनेंस के साथ। UBS की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ओवरऑल कंपेटिटिव इंटेंसिटी जो स्पेस में है कंज्यूमर लोन्स में, ये बढ़ रही है, ये अंडर अप्रिशिएटेड है और इनफैक्ट जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी ये फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। जो उनकी कस्टमर बेस की क्वालिटी है ये भी पिक आउट हो रही है और खास करके क्रॉस सेलिंग पर कंपनी को फोकस करना होगा अगर इन्हें इंक्रीमेंटल ग्रोथ पोस्ट करनी है। तो लार्जली इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए UBS ने बजाज फाइनेंस पर बिकवाली की राय दी है, टारगेट प्राइस 6,800 के साथ। इसके अलावा गेल पर भी हम फोकस करेंगे। UBS का कहना है कि अर्निंग्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फुल्ली प्राइस्ड इन नहीं है। इनफैक्ट FY25 से लेकर 26 तक गैस ट्रेडिंग EBITDA करीब 4,500 का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोअर LNG प्राइसेस के चलते पेटकेम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी सुधर सकती है। तो ओवरऑल UBS ने गेल पर अपनी खरीदारी की राय तो बरकरार रखी ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 190 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड अगला स्टॉक रहेगा हमारी रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अनुमान से कमजोर मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया है क्योंकि लोअर कैपिटल गेन्स कंपनी ने बुक किए हैं। मैनेजमेंट ने गाइडेंस बरकरार रखी है कंबाइंड रेशियो की 102% FY25 तक। मैनेजमेंट ने साइड की है कि अर्ली कंपेटिटिव इंटेंसिटी के जो साइंस नजर आ रहे हैं वो रिसीड होते हुए नजर आ रहे हैं मोटर सेगमेंट में। हेल्दी बिजनेस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी भी एक्सपेक्टेड है FY25 में। ओवरऑल इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने ICICI लोम्बार्ड पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। LTTS अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर और मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अनुमान से कमजोर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं नंबर्स, मगर मैनेजमेंट कमेंट्री खासकर डिमांड को लेकर काफी अच्छी नजर आई है। डील पाइपलाइन मजबूत है और रीसेंट डील विंस भी पॉजिटिव फैक्टर्स है ये काउंटर के लिए। ओवरऑल हालांकि उनका कहना है कि स्टॉक की आउट परफॉर्मेंस को देखते हुए मटेरियल एक्सेलरेशन ग्रोथ नजर आ सकती है FY25 में। अगर ये एब्सेंट है तो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल LTTS पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की राय आ रही है। आखिर में हम फोकस करेंगे सीमेंट सेक्टर पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री एक मल्टी ईयर डिमांड साइकिल में है। कैपेसिटी एडिशन काफ़ी मजबूत है मगर यूटिलाइजेशन लेवल्स भी हाई रह सकते हैं। ओवरऑल उनकी तरफ से अल्ट्राटेक, दालमिया
भारत ग्रासिम पर ओवरवेट की राय आ रही है, हालांकि उन्होंने अंबुजा सीमेंट और एसीसी पर अपनी राय को अपग्रेड किया है, तो इसी के चलते सीमेंट सेक्टर पर भी हमारी नजर रहेगी। ऑलराइट, हमारे साथ पार्थिव भी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। पार्थिव, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इनफैक्ट 2 बैक टू बैक खबर डीसीबी में आई हैं। पहली बात तो डायरेक्टर साहब जितना लंबा चार्ट ला सकते हैं डीसीबी बैंक का ले आइए। डीसीबी में इनके जो प्रमोटर हैं आगा खान ट्रस्ट, उन्होंने अभी प्रमोटर स्टेक बढ़ाने की बात की है आरबीआई से, और वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और कल एक खबर ये आई है कि यहाँ पे न्यू एमडी एंड सीईओ आए हैं, प्रवीण अच्युतन। डीसीबी बैंक एक बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्मिंग बैंक रहा है, बट ये दोनों खबरें, नए एमडी आ रहे हैं, प्रमोटर स्टेक बढ़ाना चाहता है, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? आपको इसमें वैल्यू दिखती है? डेफिनेटली काफी अंडरवैल्यूड प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक रहा है, और काफी टाइम से इसमें हमेशा एक बज रहता है कि एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी होगी। और जिस तरह की इसकी बुक है इन टर्म्स ऑफ लोन बुक, आई थिंक निम्स तो अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी कभी जिस तरह से एनपीएस बढ़ते हैं और क्रेडिट कॉस्ट एकदम से एलिवेटेड हो जाती है, तो हमेशा मार्केट को चिंता रहती है कि बैंक को कहीं ना कहीं फंडिंग की जरूरत रहेगी, बिकॉज जो टीईआर रेशियो है वो इतना ज्यादा नहीं है। तो उस लिहाज से आई थिंक ये जो 2 बदलाव हुए, जिसमें आई थिंक जो आगा खान फाउंडेशन है जिसने स्टेक बढ़ाने की बात की है, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि नए एमडी सीईओ आए, वेरी वेरी अर्ली डेज, नोडर हमने काफी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में देखा है कि जब कोई नया सीईओ आता है जो ट्रांसफॉर्मेशनल नेचर होता है, तो काफी बड़ा टर्न अराउंड पॉसिबल है। केस इन पॉइंट बीइंग, हमें याद रहेगा कि साउथ इंडियन बैंक 6 से 8 रुपए का स्टॉक बन गया था, बैंक एक लॉस पोस्ट कर रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और उसके बाद नए मैनेजमेंट ने काफी टर्न अराउंड किया ऑपरेशंस को, काफी लोन्स के राइट ऑफ किया, कैपिटल रेज किया, और उसके बाद आई थिंक अच्छा स्ट्रीमलाइन बिजनेस मॉडल बनाया है। तो उस लिहाज से अगर डीसीबी में अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी दोहराते हैं, तो मुझे लगता है कि वैल्यू डेफिनेटली क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अंडर 1 प्राइस टू बुक मल्टीपल पे है, जो आज के तारीख में रेयर है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग। लेकिन इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच, लेट्स हियर द न्यू मैनेजमेंट की उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, क्या टर्न अराउंड प्लान रहता है, उसके बाद आई थिंक नया कॉल ले सकते। ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो ये तो बात हुई डीसीबी बैंक पर, लेकिन ऑटो सेक्टर को भी एक बार डिस्कस करते हैं। वहाँ पर इनफैक्ट आयशर मोटर पर कल एक डाउनग्रेड था, आज सीएलएसए का भी डाउनग्रेड है, और इनफैक्ट बजाज ऑटो पर भी एक डाउनग्रेड आया। उन्होंने सेल किया है फ्रॉम अंडर परफॉर्म, टारगेट प्राइस को भी कट किया, लेकिन एट द सेम टाइम हीरो मोटोकॉर्प को आउट परफॉर्म करने की राय दी है। एक बार पार्थिव से समझ लेते हैं, ऑटो सेक्टर में इन सभी स्टॉक्स में अच्छी चाल आ भी चुकी है, अब यहां से भी क्या हीरो मोटोकॉर्प और चल सकता है? अगर ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट यहाँ बुलिश है, टारगेट प्राइस भी बढ़ा रहे हैं, आप कैसे प्ले करेंगे इस पूरे स्पेस को? ये पूरे स्पेस पे अगर देखने जाए तो हीरो मोटोकॉर्प एक अगला स्टॉक है जो मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग रहा है, अगर आप उनके पीयर्स के साथ कंपेयर करें। और मैं आयशर को भी पीयर नहीं गिनता, क्योंकि आयशर के हायर सीसी इंजन वाली बाइक से वाई रॉयल एनफील्ड, उस लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प को अगर मैं बजाज या टीवीएस मोटर्स के साथ कंपेयर करूं, तो हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। वन ऑफ द की रीजन बीइंग कि मार्केट को हमेशा ये चिंता रहती है कि उनका जो रूरल में प्रेजेंस है वो काफी बड़ा है। नॉट ओनली दैट, रूरल में जो वीकनेस है, जो वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, वो अभी तक आई नहीं है। और थर्ड पॉइंट ये है कि हीरो मोटोकॉर्प में हमेशा मार्केट को फियर रहता है कि जिस तरह से प्रीमियमाइजेशन में बजाज और टीवीएस मोटर्स ने काफी अच्छे फोरे किए, उनके मार्जिन्स काफी इंप्रूव हुए, हीरो मोटोकॉर्प में ऐसा कोई शानदार बाइक नहीं आया जहां पे प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी बन पाए। तो ये थोड़ा मार्केट को फियर है, लेकिन आई थिंक वैल्यूएशंस आर डेफिनेटली गेटिंग कॉट अप, और आगे जाते रूरल में जो ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, उस लिहाज से आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प पे थोड़ा बुलिश स्टैंस है। लेकिन ओवरऑल ये सेक्टर पे मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरह की रीसेंट रैली आई है, आई थिंक इट इज प्राइस टू परफेक्शन। इट इज बेटर टू वेट आउट एंड सी कि कैसे वॉल्यूम्स के नंबर आते हैं मंथ ऑन मंथ, और बाद में इसकी चाल पकड़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्राइस टू परफेक्शन आप स्पेस को कह रहे हैं, और इसी मंथ हीरो का एक लॉन्च भी है। इस पर स्टॉक पर, इस खबर पर स्टॉक एक्चुअली रिएक्ट कर भी चुका है, तो स्पेस पर थोड़ा वॉच रहने की सलाह रहेगी। लेकिन दूसरे कुछ स्टॉक्स बात करते हैं। एक बार पेंट स्टॉक्स में इंडिगो पेंट्स को डिस्कस करते हैं। कल इनफैक्ट एशियन पेंट्स में भी मूव थी, लेकिन इंडिगो पेंट्स में जो यहाँ खबर है वो ये है कि यहाँ पर बड़े फंड्स की बाइंग देखने को मिली है। मॉर्गन स्टैनले, एशिया सिंगापुर, उन्होंने लगभग 3.25 लाख शेयर खरीदे हैं। और क्या स्टॉक आज रिएक्ट कर सकता है? कल 0.5% ही सिर्फ वीक था, लेकिन इंडिगो पेंट्स मूवमेंट में तो है। संतोष, आप एक बार उसका चार्ट चेक करके बताएंगे, क्या फर्दर आज फॉलो बाइंग आ सकती है?
यस प्रियंका, ये लिस्टिंग के बाद काफी अंडर परफॉर्मर रहा है स्टॉक, लेकिन अब बॉटमिंग आउट प्रोसेस है, ये हम क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक में यहाँ रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। यहाँ पर मुझे लगता है ये 1420 1440 एक 1400 के आसपास का जो एरिया बहुत अच्छा बेस बन चुका है, स्टॉक चलने के लिए तैयार है। इमीडिएटली एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर रहेगा 1600 1650 के बीच में, लेकिन जैसे 1650 क्रॉस करता है स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आज मार्केट सेंटिमेंट्स खराब है, उसके बावजूद भी स्टॉक में शायद मुझे थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इसको एज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ना ले, थोड़ा सा जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक में जैसे ही 1600 का लेवल निकलेगा एक बड़ी तेजी बन सकती है। ठीक है, इस बीच एक ब्रोकिंग कंपनी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, उसके भी नंबर्स हैं और नंबर्स काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं। एक बार ज़रा सोनी से चेक करवा लेते हैं। सोनी, ज़रा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ चेक करना, कल की क्लोजिंग अच्छी है, बैक टू बैक नंबर भी अच्छे आए, आज कैसे चलेगा ये? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कल की क्लोजिंग पे एक अच्छा सपोर्ट उसने लिया है अराउंड 760। सो आज के डे में भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 760 का सपोर्ट आज होल्ड करता है तो यहाँ से अराउंड 800 टू 810 के रेंज में भी एक बार टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा अगर आपको गैप डाउन के थ्रू अगर थोड़ा सा डिप मिलता है टुवर्ड्स 775 770 के रेंज में, तो वहां पे आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक छोटा ही स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए अराउंड 760, और वहां से अगर बाउंस करता है तो वो टुवर्ड्स 800 810 पे जा सकते हैं, जहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, एक शेयर और है जो पता करना है मेरे को, संतोष सर से। संतोष सर, एक बार ज़रा आप ये शेयर गेल जरा ये चेक करेंगे। शायद कल भी आपने इसी शेयर के बारे में जिक्र किया था, हमने भी एक बार पहले आपको बताया हुआ है गेल के बारे में कि बहुत बेहतरीन शेयर है। 117 में तो हमने आपको नोटिस करवाया था, आज 167 का बंद है। इस पर ना यूबीएस की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे 190 तक जाएगा। सर, जिनके पास पड़ा हुआ है या जिनको लेना है, वो क्या 190 के टारगेट लगा के ले भी सकते हैं नया? वो थोड़ा लेट तो नहीं हो गए हैं? नहीं अजय जी, स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मॉर्निंग अभी सोनी का भी एक कॉल था आज का, और चार्ट स्ट्रक्चर हम देखें तो एक इसने अभी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद इसने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। काफी ज्यादा संभावना है कि स्टॉक में आपको 200 रुपए के ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, तो जिसके पास है उसको बने रहना चाहिए। स्टॉक में अभी भी काफी अपसाइड बची हुई है। स्टॉप लॉस भी आपके लिए वेल डिफाइंड है, अराउंड 155 का ऊपर में आपके लिए 200 रुपए तक की जगह खुली हुई है। ओके पार्थिव, मैं आपसे दो स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा। एक फेडरल बैंक, क्योंकि लास्ट आवर ट्रेड में इस स्टॉक के अंदर रिजल्ट के जस्ट बाद दबाव आता हुआ नजर आया, लेकिन स्टॉक नीचे से थोड़ा सा रिबाउंड करके बंद हुआ, और उसी दौरान दबाव के दौरान एक सिटी फाइनेंशियल्स ने इसको डाउनग्रेड किया। लेकिन जब हमने मैनेजमेंट से बात की तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर है इसके अंदर जो दबाव है वो वन ऑफ है। एक पर्टिकुलर क्लाइंट इनका बड़ा दिक्कत में आया, जिसकी वजह से एसेट क्वालिटी में टेम्परेरी इशू दिख रहा है। उनको ये यकीन है कि आगे आने वाले क्वार्टर में ये इशू रिवाइव हो जाएगा। स्टॉक ऑलरेडी एक महीने में घट गया था टॉप से, शायद बाजार को पता चल गया होगा कि थोड़ा वीक है रिजल्ट, लेकिन एक्चुअली ये वीक नहीं है। आपके हिसाब से 150 के भाव पे आपको फेडरल बैंक में कंफर्ट है लेने के लिए, या आप अवॉइड करेंगे? मुझे लग रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से आई थिंक बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है। नो डाउट, आई थिंक डिस्पाइट ये क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बताया कि वन ऑफ एक अकाउंट का इश्यू है जिसके वजह से एनपीएल्स हाई है, लेकिन आई थिंक ये पास्ट में भी हमने देखा है कि फेडरल बैंक में एक क्वार्टर रीजनेबली अच्छा आता है जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होता है, और ऑल ऑफ अ सडन सब्सिक्वेंट क्वार्टर में कोई ना कोई इश्यू आता है। तो ये चीज आई थिंक मार्केट को हमेशा खटकती है। दैट इज द की रीजन कि डिस्पाइट द फैक्ट कि काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जिस तरह की रीरेटिंग हुई है, फेडरल बैंक काइंड ऑफ लैंग्विशिंग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरह के कंपनीज की एसेट से आगे जाते जिस तरह से पैन आउट होगी, और मैनेजमेंट की पेडिग्री है, काफी डिजिटलाइजेशन पे भी फोकस किया है, सक्सेसफुल उनका जो आईपीओ भी हुआ था फेड फिना का, आई थिंक दैट आल्सो गोज टू शो के मैनेजमेंट के पास क्षमता है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 1.2 के फॉरवर्ड प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये बैंक अवेलेबल है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस काफी अच्छी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ एक रीजनल सेंट्रिक बैंक है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आने वाले 2-3 क्वार्टर के लिए भी आई थिंक फेडरल बैंक में एक पोजिशनल बेट ले सकते हैं। पोजिशनल बेट आप यहाँ से लीजिए। फेडरल बैंक में वैल्यूएशन कंफर्ट बन रहा है। सुमित मूलचंदानी, सीमेंट स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी, उसके बाद वो साइडवेज जाके करेक्ट हो गए। लेके आइए डाक्टर साहब, आप एसीसी को लेके आइए, 1 महीने 3 महीने का चार्ट दिखाइए एसीसी का। इस बार जो है मॉर्गन स्टैनले ने आके एसीसी के टारगेट 2400 रुपये के ऊपर कर दिए हैं।
एक महीने में ये करीब करीब 2400 गया था, वहां से घटा है 100 रुपए। इस भाव पे आप लेंगे? देखिए, अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है। स्टॉक ने अपना एक टारगेट जो लेवल था 2400, वहां से एक पुल बैक दिया है। 100 रुपीज अब डाउन साइड चल रहा है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन आ रहा है। तो लेवल जो कल का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कल का ब्रेकडाउन हो रहा है तो फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 3 से 5% का डाउन साइड और आ सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 2150। तो यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो। ओके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पार्थिव, सोमवार को जब जियो फाइनेंशियल के नंबर्स आए थे उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स थे उसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग को वो लॉन्च करने वाले हैं, डेबिट कार्ड का सॉफ्ट लॉन्च स्टार्ट किया है। बजाज फाइनेंस के लिए पहले जब जियो फाइनेंशियल की अनाउंसमेंट हुई थी तब ये बात की जा रही थी कि उसके लिए एक दबाव हो सकता है, लेकिन अब नंबर ये प्रेजेंटेशन में और अब ब्रोकिंग हाउस भी ये बात कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल के एक्सपेंशन से बजाज फाइनेंस पे प्रेशर आ सकता है। यूबीएस ने भी डाउनग्रेड किया है और इनफैक्ट टारगेट प्राइस घटाया, 6800 कर दिया है। हालांकि ये रैशनल्स भी हैं कि 10,000 भी टारगेट है और दूसरी ब्रोकिंग फर्म्स का। आप किस साइड ऑफ द व्यू पे है? देखिए, बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस का केस इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रासिम फॉर इन द पेंट इंडस्ट्री और एशियन पेंट्स। आज के तारीख में बजाज फाइनेंस हैंड्स डाउन मार्केट लीडर है। रिसेंटली उन्होंने 10,000 करोड़ के ऊपर के फंड्स भी जुटाए हैं टू इंश्योर कि उनका जो मार्केट शेयर है ग्रोथ मोमेंटम है बरकरार रहे। जियो फाइनेंस नो डाउट आगे जाता है, एक डिस्ट्रप्टिव कॉम्पिटिटर है, लेकिन ये रातों रात कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग ये एक बिजनेस मॉडल है जो उनको लॉन्ग टर्म के लिहाज से वो लोग इवॉल्व कर रहे हैं, एंड इट विल टेक मिनिमम 3 to 5 years फॉर सिग्निफिकेंट प्रेजेंस। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस माने कि अगर बजाज फाइनेंस की बुक अगर 3.5 लाख करोड़ की है तो जियो फाइनेंस की बुक 1 लाख करोड़ पहुंचने के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 साल इजीली लग सकते हैं। तो तब तक हम जानते हैं कि बजाज फाइनेंस भी उसकी बुक एटलीस्ट 25% के कैगर से ग्रो करेंगे, बिकॉज उनके डिसबर्समेंट स्ट्रांग है, उनके अंडर राइटिंग स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों कंपनी के लिए काफी ज्यादा बिजनेस रहेगा अपने कंट्री के लिए, बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ $5 trillion प्लस इकोनॉमी। तो क्रेडिट तो स्टार्व नेशन है ही, तो उस लिहाज से कंज्यूमर फाइनेंस में, मर्चेंट फाइनेंस में जियो का बिजनेस मॉडल है काफी यूनिक हो सकता है। सो दोनों के लिए आई थिंक जगह है। मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में अभी वैल्यूएशन थोड़े प्राइस टू परफेक्शन है। लास्ट जो अपडेट आया था उन्होंने काफी पॉजिटिवली सरप्राइज किया था इन टर्म्स ऑफ हिज नंबर्स, लेकिन यहाँ पे कोई भी करेक्शन आता है ट्यून ऑफ 5 to 10%, हमें लग रहा है कि बजाज फाइनेंस भी लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। बजाज फाइनेंस एक बेहतरीन स्टॉक फंडामेंटली और पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ती है तो उसे किस व्यू में स्ट्रीट देखता है, आज इस रिपोर्ट पर किस तरह से रिएक्शन होता है उसे देखना होगा, क्योंकि थोड़ा कल प्रेशर में था बजाज फाइनेंस, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन आप देखें तो बजाज फाइनेंस परसों बेटर मूव कर रहा था, लेकिन कल थोड़ा सा बैंक्स, फाइनेंस सारे थोड़े वीक हो रहे थे। देखना होगा कि आज इस रिपोर्ट का कोई इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक पे या नहीं। लेकिन जहां नंबर्स अच्छे आए हैं, एक बार सोनी से वो समझ लेते हैं। सोनी इनफैक्ट पीएनसी इंफ्रा को एक बार डिस्कस करते हैं। बड़ा ऑर्डर जो मिला था, अब एमपी से भी एक और बड़े ऑर्डर, रोड प्रोजेक्ट के लिए एक ऑर्डर मिला। 2-3 दिन से लगातार ये खबरों में है, पीएनसी इंफ्रा चल भी रहा है। क्या फॉलो अप बाइंग अब भी देखने को मिल सकती है? चार्ट्स पे कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है? जी प्रियंका जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो जो पीएनसी इंफ्रा के चार्ट्स पे दिख रहा है, जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था वो है अराउंड 390। सो जब तक 390 385 ये एक बैंड को काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस, वहां से यहाँ मतलब बाउंस बैक करने के चांसेस काफी हाई हैं। सो क्लोजिंग बेसिस पे आप 385 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। अगर वहां से बाउंस करता है तो दोबारा अंडर टुवर्ड्स 420 430 के रेंज में भी बाउंस कर सकता है। सो अच्छा है चार्ट, बाय ऑन डिप्स की सलाह है। लास्ट 4-5 डे से बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन इसमें को देखने को मिल रहा है, प्लस जहां पे ब्रेकआउट आया था वहां पे वॉल्यूम्स काफी हाई है। सो एक ओवरऑल नजरिया जो इसमें बन रहा है वो बाय ऑन डिप्स का बन रहा है स्ट्रैटेजी। हम आपके सामने और रखते हैं। आज जो सुमित पुलचंदानी ने आपको 2 शेयर बताए, एक है पीडीएस, दूसरा है बीएससी। इन्हीं से जरा 2 कैश के स्टॉक्स में और पता करता हूँ जहाँ पे टिपिकली ब्रेकआउट जैसा कुछ बन रहा है। पहला शेयर है स्मार्ट लिंक। एक बार उस शेयर को दिखा सकते हैं, काफ़ी चर्चा कम होती है इसके बारे में। स्मार्ट लिंक के नाम से एक शेयर है, वॉल्यूम और प्राइस दोनों का ब्रेकआउट हुआ है। सुमित जी एक बार जरा इस शेयर को चेक करेंगे, स्मार्ट लिंक को। कल की क्लोजिंग 9% पे है, वॉल्यूम है करीब 4 लाख शेयरों का। क्या ये शेयर और चलेगा? जी बिल्कुल। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पहले तो कंसोलिडेशन था, काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ था 185 के लेवल्स का, और कल का जो क्लोजिंग है वो अपना एक रीसेंट हाई के ऊपर ही क्लोजिंग है।
तो बिल्कुल जैसे ही स्टॉक ये कल का हाई क्रॉस करेगा, हमें लगता है कि ये बॉटम रिकवरी के लिए जा सकता है। तो यू बॉटम रिकवरी जो पिछला हाई था स्टॉक का, वो था करीबन 250 के लिए। तो कल का ही यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज अराउंड 178। तो बिल्कुल बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, वह है क्लीन साइंस के नाम से एक शेयर है, क्लीन साइंस। एक बार आप वापस लेके आइए। कुछ दिन पहले कोई मेहमान भी हमारे इस शेयर के बारे में जिक्र कर रहे थे, क्लीन साइंस। एक बार सुमित जी इसको भी ज़रा चेक करके बताइए, मैं थोड़ा लेके होल्ड भी करूँगा पोजीशंस को। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस की तरह है 1590 से 1600 का जो रेंज है, वो एक ये अपना सॉरी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 1590 के ऊपर का क्लोजिंग, हमने ये स्टॉक हमने भी 1 महीने पहले करीबन डिस्कस किया था विद द सेम लेवल, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया है। अगर ये सस्टेन कर रहा है तो 1800 की लेवल्स को टच हो सकता है, लेकिन तब तक आप एक वेट कीजिए अपॉर्चुनिटी का। फार्मा 145 का भाव आ गया है। पिछली बार पार्थिव जब थे तो 120 के आसपास था, 138 पे बंद हुआ कल, मैंने अभी हिट किया है 145 का हाई 1-2 दिन में। 138 पे आपको कैसा दिखता है ये पार्थिव? अभी खबर ये आई कि यूएस में जिंक टैबलेट्स का भी कारोबार चालू करने वाले हैं। अभी रिजल्ट नहीं आया है इसका हालांकि, बट पिछली बार का रिजल्ट ठीक था। यस सी अगर देखने चाहे तो लास्ट टाइम जब हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था 120 के आसपास, तभी हमें अच्छा लग रहा था। और मेन रैशनल यही है कि H2 ऑनवर्ड्स, स्पेशली Q3 में आप देखेंगे कि जो रिजल्ट्स है उसमें मार्जिन फ्रंट पे और जो वॉल्यूम है उस पे अच्छा ग्रोथ देखेंगे। मैनेजमेंट लास्ट कॉन कॉल पे काफी वोकल और कॉन्फिडेंट था कि H2 में मार्जिन ट्रेंड जो है वो 16 to 18% के आसपास रह सकता है, बिकॉज हम जानते हैं कि Q1 में हमने कंपनी को एक काइंड ऑफ लॉस पोस्ट करते हुए देखा था। उसके बाद Q2 वाज अ टर्न अराउंड क्वार्टर जहाँ पे काफी ट्रैक्शन मिला। राइट्स इशू से उन्होंने 1000 करोड़ से डेट कम किया है। और जिस तरह के नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है यूएस हॉस्पिटल्स के अंदर और वहां पे जो लिमिटेड कंपटीशन प्रोडक्ट्स है उसके वजह से आई थिंक मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। सीडीएमओ में भी काफी इंटरेस्टिंग उनको ऑर्डर्स मिले और उसकी ऑर्डर की पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग है, तो वो बिजनेस से भी मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग गुड नंबर्स। और जो कंज्यूमर बिजनेस है वहां पे भी आई थिंक डिसेंट ग्रोथ है, वहां पे भी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है। तो मुझे लग रहा है कि पिरामल फार्मा इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू सेल्स मल्टीपल रिलेटिवली चीप है उसके पीयर्स के, तो यहाँ पे भी हम लॉन्ग जाने की सलाह दे सकते हैं। ये तो हो गया पिरामल फार्मा के ऊपर वीक। इनफैक्ट कल ना एसबीआई के ऊपर भी एक डाउनग्रेड आया था लास्ट। सिटी ने सिर्फ उस पर अपना फेड पे नहीं बट एसबीआई को भी डाउनग्रेड किया, राइट अहेड और रिजल्ट डाउनग्रेड किया है। मुझे हैरानी की हो रही है। हालांकि संतोष 660 पे चला भी हुआ है, शायद इसलिए भी थोड़ा पुल बैक का केस बनता है। इनफैक्ट 1 महीने का चार्ट लेके आइए, टॉप से थोड़ा सा सरक के नीचे आया है ये। आप शॉर्ट करेंगे क्या एसबीआई को इस समय अगर बाजार वीक होता है, या आप राह देखेंगे लेने की नीचे में? संतोष? जी अजय जी, मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है। मेरा एसबीआई को लेकर बुलिश हूँ। इस लास्ट ईयर स्टॉक में चला नहीं था, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पर बंद हुआ था। इसमें एक टेक्निकली बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, तो फंडामेंटली भी देखे तो मुझे लगता है यहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट सबसे ज्यादा है। और भले ही डाउनग्रेड आ रहे हैं बट मुझे लगता है एफआईएस की बाइंग लौटेगी, तो ये काउंटर हो सकता है जहाँ पर बाइंग आ सकती है। हाँ, क्लैरिटी नतीजों के बाद आएगी, बट फिर भी मैं टेक्निकल के बेसिस पे और वैल्यूएशन के कंफर्ट के बेसिस पे स्टॉक में बुलिश व्यू ही रखना चाहूंगा। नीचे ये जो 610 से 600 का एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जिस दिन ये 660 का लेवल निकालेगा स्टॉक में बड़े तेजी है। और इस साल मुझे लगता है मेरा जो इस साल का टारगेट इसमें 800 रुपए का है, तो मेरा पोजिशनल नजरिया इस पर बुलिश है। तो कोई भी कमजोरी आएगी तो मैं खरीदारी के मौके ढूंढूंगा। एसबीआई पर बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन है इस साल के लिए कि वो चलना चाहिए, चला नहीं है। लेकिन एसबीआई 800 रुपये संतोष भी बता रहे हैं, इससे पहले भी बात हुई थी एसबीआई की इस साल की मूव रहनी कैसी चाहिए। जी हाँ, ये बात तो है। काफ़ी उम्मीदें बंधी हुई हैं लोगों को। एक सेक्शन मार्केट का ये मानता है कि इनके एनआईएम्स प्रेशर में आ सकते हैं, इसलिए ये वन साइड कॉन्सेशन कॉल अभी नहीं बना है। तो लेकिन एनआईएम्स तो पूरी इंडस्ट्री के लिए मॉडरेट हो, पूरे के लिए, बट लीडर के लिए तो अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी थोड़ा सा एक रेंज में अटका हुआ है। तो देखना होगा कैसा चलता है यहाँ से। एक स्टॉक में जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ अपने पार्थिव जी के साथ, क्योंकि उनके पड़ोसी कंपनी है। पार्थिव, ये एक सीएनसी कंस्ट्रक्शन, ये ज्योति सीएनसी करके कंपनी कल लिस्ट हुई, आपके पड़ोस की है, राजकोट की कंपनी है। आपने नजर डाली है क्या इस पे? वो यस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अजय जी, चांस भी मिला था प्लांट विजिट का और प्रोमोटर को मिलने का।
आई थिंक प्लांट इज फैंटास्टिक और स्टेट ऑफ आर्ट सीएनसी मशीन्स कंपनी बनाते हैं। और जिस तरह के अप्रूवल्स इनको मिले हैं, नो डाउट मैनेजमेंट काफी वोकल थे, बताते थे कि एक टाइम पे राजकोट की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और क्वालिटी है उसको सेकेंड टीयर या थर्ड टीयर गिना जाता था। लेकिन उनका विजन यही था कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है इन टर्म्स ऑफ द सीएनसी मशीन्स उसको टीयर वन कर दे। प्लस उनकी जो फॉरेन एक्विजिशन वाली कंपनी वहां से भी काफी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स मिले हैं और प्रोडक्ट अप्रूवल्स काफी स्ट्रांग है। सो वेदर वी टॉक ऑफ ईएमएस सेगमेंट, वेदर वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव सेगमेंट, वहां पे ऑर्डर बुक्स काफी तगड़ी है। और इट इज नॉट ओनली इन दी एंट्री लेवल सीएनसी मशीन्स जो वॉल्यूम सेल्स होता है और मार्जिन कम होते हैं, लेकिन जो हाई एंड जो है 15 करोड़ या 20 करोड़ के सीएनसी मशीन है वहां पे भी उनकी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। कंसर्न यही है कि आफ्टर द लिस्टिंग ऑलमोस्ट 30% स्टॉक रैली किया है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है। तो आने वाले 2 साल के जो फॉरवर्ड प्रोजेक्टेड नंबर्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे मुझे पेंसिल इन लग रहे हैं। तो वी विल टेक इंटरेस्ट ओनली इन दिस स्टॉक इफ देयर इज सम हेल्दी करेक्शन, लेकिन यहाँ पे आई थिंक नया पोजीशन बनाना वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। और राइट, ज्योति सीएनसी कल की लिस्टिंग, और कल क्या दमदार लिस्टिंग, हालांकि थोड़ी सी एवरेज थी लेकिन उसके बाद अच्छी फॉलो बाइंग, 30-31% ऊपर बढ़ के बंद हुआ। पेपर स्टॉक्स में जेके पेपर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वहाँ अच्छे वॉल्यूम्स भी कल दिखे। 2 दिन पहले शरद भी हमें खबर गरम हमारे खास सेगमेंट में बता के गए थे कि पेपर प्राइजेस अक्रॉस बोर्ड यूनिट्स कंपनियां बढ़ा सकती हैं और ये सेकंड सक्सेसिव प्राइस हाइक होगा। और जेके पेपर में कल अच्छे वॉल्यूम्स भी थे। क्या कोई और पेपर काउंटर भी रडार पर आ रहा है संतोष, या फिर इन्हीं को जिन्होंने नीचे लेवल से लिया हुआ है अभी होल्ड करके चले, मोमेंटम सस्टेन करेगा? ये सारे पेपर स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो सकता है। मार्केट की वीकनेस की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर आया क्योंकि जेपर की बात करें तो इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। हालांकि ये जो एरिया है 440 430 का, वहां पे थोड़ा सप्लाई प्रेशर आ सकता है, लेकिन जैसे ही 440 निकालेगा इसमें एक बड़ी तेजी बन सकती है। तो इस बाजार की कमजोरी में डिप मिलता है, नीचे आपको 405 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है इस पेपर वो है वेस्ट कोस्ट पेपर। इसमें एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया था, उस ब्रेकआउट के ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो ये कैंडिडेट है जो शायद यहाँ से और अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो अगर वेस्ट कोस्ट पेपर में आप खरीदारी करते हैं किसी भी डिप में तो आपके लिए 700 रुपए का पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर का जो टारगेट बन रहा है 850 रुपए का बन रहा है। ये हमारे मार्केट पैनलिस्ट को आप लेके आइए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे प्रोड्यूसर साहब ने शेयर की है तो मैं इसको दिखाना चाहूँगा। संतोष, सोनी, सुमित, पार्थिव, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जो हाई लगा है, जो न्यू हाई लगा है, वहाँ से थोड़ा सा बाजार सरका है, वो है 22,124। और राम मंदिर का जो उद्घाटन की जो तारीख आई है, उद्घाटन क्या मतलब प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है वो भी 22/1/2024 है। तो व्यू ये आ रहा है, बाजार का एक सेक्शन मानता है कि कण कण में राम, बाजार ने भी किया प्रणाम। ये कोइंसिडेंस पार्थिव आपको कैसा दिखाई दे रहा है? और इसी राह में लोग ये भी बोल रहे हैं कि 2024 का मतलब है कि 24,000 का निफ्टी होएगा इस साल। सी दिस इज अ फैंटास्टिक कोइंसिडेंस और क्या ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेंटिमेंटल मूवमेंट है ये पूरा मंथ हमारे लिए। इतना फैंटास्टिक शानदार टेम्पल का इनॉग्रेशन है। एक वीडियो सरफेस हो रही थी कि कैसे एलएनटी और टाटा प्रोजेक्ट्स ने ये पूरा प्रोजेक्ट फ्रॉम ग्राउंड अप एस्टैब्लिश किया है इन अ रिकॉर्ड टाइम। इट इज फैंटास्टिक। सी बाजार हम जानते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस अभी करीबन 23 के पीई पे है। और ये मेरे को नीलेश शाह जी हमेशा बताते हैं हम जब भी मिलते हैं कि मार्केट, इंडिया का मार्केट का अगर कोई व्यू पूछता है तो अभी के लिए हमेशा एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन 3 साल के फॉरवर्ड व्यू के लिए दुनिया का सबसे चीप मार्केट है। दो चीजें इंडिकेट करता है कि इंडिया जो ग्रोथ दे सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी मोमेंटम, देश दुनिया में और कोई ऐसा कंट्री अभी के लिए नहीं है। इसलिए 3 साल के लिए से डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी अपना मार्केट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव है, लेकिन जिस तरह का ग्रोथ आएगा 15 to 18% अर्निंग्स ग्रोथ 3 साल के बाद, अगर यही वैल्यूएशन पकड़ के चले तो हमारा मार्केट बहुत चीप लगेगा। तो लेट अस नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, हैव अ क्वालिटी स्टॉक पोर्टफोलियो। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ा वेटेज कम करके लार्ज कैप फोकस रख सकते हैं। काफी ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स है जो चले नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर आई थिंक कैश कॉल लेना मुझे लग रहा है कि बहुत ही फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। और पास पे जैसे पीटर लिन साहब बोलते हैं कि फार मोर मनी इज लॉस्ट इन वेटिंग फॉर द करेक्शन रादर देन द करेक्शन इटसेल्फ। यही फिनोमेना आई थिंक इंडिया के लिए परफेक्टली वर्क करते हैं। ठीक है।
मैं दो शेयर आपके सामने रखना चाहता हूँ, दोनों के साथ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सेंस जैसे दोनों शेयर एफ एंड ओ बैन के अंदर हैं। एक है जी एंटरटेनमेंट और दूसरा है पॉलीकैब। दोनों के साथ न्यूज़ है। एक का 21 तारीख तक फैसला होना, एक का इनकम टैक्स का फैसला भी बाकी होना है। तो दोनों बैन में भी हैं और रिकवरी वाले भी हैं और दोनों के पास न्यूज़ भी हैं। सुमित मूलचंदानी, किस में आपको ज़्यादा ट्रस्ट आ रहा है? जी के पुल बैक में जो कल चला, पॉलीकैब के पुल बैक में जो कल चला? दोनों एफ एंड ओ बैन में है, नई पोजीशंस ले नहीं सकते, कैसे करें? और दोनों के साथ न्यूज़ है। न्यूज़ से शेयर 10-10% हिलने डुलने की कैपेसिटी रखते हैं। दोनों शेयर्स के बारे में जरा गाइड कीजिए, पॉलीकैब और जी एंटरटेनमेंट। अनम्यूट कीजिए सर, तभी आवाज आएगी। सॉरी सर। तो पॉलीकैब का मुझे चार्ट स्ट्रक्चर ज्यादा वीक लग रहा है अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ जी से। तो यहाँ पे अभी भी आप देखिए तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है और जो गैप डाउन हुआ था वो काफी बड़ा हुआ था। मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे 4500 जो लेवल है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक वहां वो लेवल क्रॉस होके क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आता, ये स्टिल सेल ऑन राइज का कैंडिडेट रहेगा। वहीं पे आप जी को देखिए, कंटिन्यू एक 240 का जो लेवल है वो बाउंस कर रहा है। तो मैं अभी भी यहाँ पे अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है भी तो 240 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और ये स्टॉक 260 के ऊपर जो है फिर से ये 290 एंड 300 के मूव के लिए जा सकता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखिए रेदर देन पॉलीकैब। ओके, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि पॉलीकैब से भी रुकना चाहिए अगर अपॉर्चुनिटी इन दोनों शेयर्स में देखनी है, क्योंकि दोनों की कॉमन प्रॉब्लम्स है, न्यूज़ है, बैन है, दोनों पुल बैक के शेयर हैं। तो आपको जी एंटरटेनमेंट का पुल बैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ठीक है, ये दोनों शेयर इसलिए भी मैंने पता किया कि दोनों ट्रेंडिंग स्टॉक्स है और लोग इसके बारे में सुनना और जानना चाहते हैं। आपने अच्छे से हमको गाइड कर दिया। एक दो शेयर और ज़रा पता कर लेते हैं मार्केट के अंदर जिसके बारे में चर्चा थोड़ी ज़्यादा हो रही है। एक बार ज़रा एक शेयर लेके आएंगे जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसका नंबर आ रहा है फ्राइडे को। क्या उससे पहले इसमें भी पोजीशन बनाने का दिन है? हो सकता है HDFC से गया हुआ पैसा रिलायंस से वापस आ जाए। जिनके पास HDFC से आज लॉस कट रहा होगा वो हो सकता है रिलायंस से पैसा वापस कमा लें, क्योंकि ये भी तो गैप डाउन कर रहा है। अच्छा, इसकी क्या गलती है? ये तो शुक्रवार को नंबर दिखाएगा। 36 रुपये ये नीचे मिल रहा है। सोनी पटनायक, जरा हेल्प कीजिए आप हमारे। रिलायंस, माफ कीजिए, किसी का HDFC से गया है आज पैसा, तो क्या वो पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में डाल के अपने एक रिकवरी कर सकता है? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रिलायंस में कल जो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत अच्छे सपोर्ट और ब्रेकआउट के अब अभी भी है। सो आज गैप डाउन के थ्रू अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है थोड़ा सा डिक्लाइन टुवर्ड्स 2700 के रेंज में, तो वहां से डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसका जो लास्ट वीक में हमने ब्रेकआउट देखा था वो 2650 के ऊपर देखा था। तो जब तक वो ब्रेकआउट का लेवल प्रोटेक्टेड है डिक्लाइंस में, गैप डाउन में, मार्केट की चॉपीनेस में, तब तक रिलायंस काफी अच्छे से वहां से बाउंस भी कर सकता है। एंड अल्टीमेटली इसका ओवरऑल पोजिशनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है ऑन चार्ट्स। एक पोजिशनल चार्ट के ऊपर 2800 के ऊपर भी जाने के काफी चांसेस हाई है। ऑप्शंस रेट अभी पॉजिटिव है फॉर रिलायंस। सो ऑन डिप्स इसको अक्यूमुलेट कीजिए एंड बाय कीजिए, होल्ड कीजिए 2650 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, शुरुआत का एक बार मैं आपको सिर्फ HDFC के नंबर्स दिखा देता हूँ। यहाँ कैसे ट्रेड कर रहा है, वो सेटल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा उसको देख लीजिए। स्क्रीन पर आपके पास आ जाएगा। 5% के आसपास की गिरावट है। ADR में 7% तक की गिरावट चली गई थी। तो एक बार देखते हैं कि गिरावट भी कितनी करता है। हमारे हिसाब से 1600 के ऊपर ही HDFC बैंक को बंद करना चाहिए। दिखा सकते हैं आप एक बार HDFC बैंक, फिर हम शरद को अपने साथ जोड़ लेंगे वॉल से। यस, ये 1583 है, 96 रुपये नीचे, 5%। अभी ये सेटल नहीं हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि हम 1600 के आसपास आके हम क्लोज करेंगे आज के दिन में। ज़्यादा डीप नहीं लग रहा कट इसका। चलिए शरद को जोड़ लेते हैं अपने साथ और उनसे ज़रा पता करते हैं आज के नवरत्न शेयर। शरद, बताएं आप। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा HDFC बैंक। लार्जली म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और जो ADR भी जो था वो क्रैक कर गया था ओवरनाइट 6 to 7%। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है बिलो एस्टिमेट्स आया, हालांकि पैट जो है स्ट्रीट के अबव एस्टिमेट्स देखने मिली हैं। दूसरा स्टॉक LTTS, यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स देखने मिला है
और देखा जाए तो सीसी ग्रोथ में जो है एक टाइप से मिस हुई है एक्सपेक्टेशंस। हालांकि FY24 की जो ग्रोथ है ओवरऑल 17.5 to 18.5% का सीसी उसको अभी भी रिटेन किया है। तो ऑफ कोर्स दोनों कंपनीज जो हैं Q3 नंबर्स पे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। DCB बैंक की बात करें तो RBI की अप्रूवल आई है, जहां पे प्रवीण अछूतन को जो है MD CEO के तौर पे अपॉइंट करने का अप्रूवल आ गया है। इंडिगो पेंट्स इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुई है, जहां पे मॉर्गन स्टैनली ने लगभग 0.6% स्टेक की जो है एक्विजिशन किए हैं। PNC इंफ्रा हाल ही में न्यूज़ में भी आया था कि उनके मोनेटाइजेशन हो रहे, रोड एसेट्स के स्टॉक में तेज़ी देखने मिली है। और एक और पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है, जहां पे उनको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से लगभग 1150 करोड़ का जो है इंपॉर्टेंट ऑर्डर देखने मिला है। और यही ऑर्डर इनफ्लो GR इंफ्रा में भी हमने देखा है, NHAI से जो है 1000 करोड़ के ऊपर का जो है हैम प्रोजेक्ट का इन्हें ऑर्डर मिला है। शानदार टेक एक स्मॉल कैप कंपनी है आपके ऑटो एंसिलरी स्पेस में, यहाँ पे कंपनी को जो है एक पेटेंट मिला है और वहाँ पे स्मार्ट लॉक जो एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी होती है ये 2 व्हीलर्स के लिए मिला है। तो एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। हमारा 7वां स्टॉक रहेगा पिरामल फार्मा। यहाँ पे कंपनी को जो है जिंक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो है वो US मार्केट्स में लॉन्च किए हैं और इस तरफ से जो है वो अपने जो जेनरिक इंजेक्टेबल्स पोर्टफोलियो है अब वो एक्सपैंड करना शुरू कर रहे हैं, स्पेशली US के मार्केट्स में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8वां स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज रहेगा। CLSA की रिपोर्ट आई है आइशर मोटर्स पे और याद रखिए लगातार ये तीसरे दिन है जहाँ पे डाउनग्रेड देखने मिल रहा है अलग अलग ब्रोकरेजेस से। यहाँ पे उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है सेल से, पहले अंडर परफॉर्म का रेटिंग था और टारगेट प्राइस भी कट हुआ है, ऑलमोस्ट 4129 था पहले और अब जो हो गया 3716 रुपीज़ का हो गया है। और ओवरऑल कह रहे हैं कि जो डाउनग्रेड आई आइशर मोटर्स में इसका रीज़न यही है क्योंकि नए प्रीमियम मोटरसाइकिल जो है अक्रॉस सेगमेंट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो उसके कारण जो है उनके मार्केट शेयर पे जो है थोड़े सवाल उठ सकते हैं। हमारा आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा और वो खबर पे जो फोकस है वो रहने वाला है हमारा ITD सीमेंटेशन। यहाँ पे एक बड़ी इंफ्रा ऑर्डर आ सकती है अगले 1 महीने में और याद रखिए कंपनी जो है ऑलरेडी मैनेजमेंट ने ET Now स्वदेश को कहा है कि 30 से लेकर 40,000 करोड़ रुपए तक ये ऑर्डर चेस कर रहे हैं और FY24 में वो एक्सपेक्ट करें कि 8,000 से 9,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लोज को वो बुक करें एंड ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में उनकी जो नंबर्स हैं 5,000 करोड़ के आंकड़े को ऑलरेडी वो टच कर चुके हैं। शानदार। ITD सीमेंटेशन को एक बार लेके आइए। ये ठेकेदारों की कमी वाली जो हमने एक थीम निकाला था कुछ दिन, जो क्वालिटी ठेकेदार है ना कंट्री में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंफ्रा प्रोजेक्ट वाले ठेकेदार हो या हाई राइज बिल्डिंग जैसे कैपेसिटी, वहाँ कहीं ना कहीं बाजार का इंटरेस्ट काफ़ी आ रहा है। पार्थिव, कैपेसिटी या ITD सीमेंटेशन, आपको दोनों में किसी में इंटरेस्ट है? कैपेसिटी मुझे याद है जब उसका IPO आया था तब वन ऑफ द रेयर कंपनीज थी बॉम्बे में कि बहुत ही हाई रेट स्ट्रक्चर्स एट अ रिकॉर्ड टाइम में करने की क्षमता थी वो कंपनी में। और इन बिटवीन आई थिंक बिकॉज काफी स्लो डाउन था रियल एस्टेट में और उनके ज्यादातर कस्टमर्स रियल एस्टेट के लग्जरी प्रोजेक्ट्स वाले कस्टमर्स होते थे और पेमेंट डिफॉल्ट्स कुछ हुए थे, तो कंपनी को काफी वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हुआ था और लिक्विडिटी का इशू हुआ था। उसके बाद अभी की जो साइकिल है जिसमें हम लोग ने एक अच्छा रियल एस्टेट बूम देखा है, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन देखा है इन दी बॉम्बे मार्केट, तो उस लिहाज से कैपेसिटी इज अ वेरी गुड टर्न अराउंड स्टोरी। मुझे लग रहा है 2200 करोड़ के मार्केट कैप पे पूरी कंपनी अवेलेबल है और उनके पास एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है और ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी जिस तरह से दिख रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल एक बहुत अच्छी साइकिल में है ये स्टॉक। तो कैपेसिटी पे डेफिनेटली हमारा फोकस रहेगा। ITD सीमेंटेशन भी अच्छा स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है और काफी अच्छा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करती है, लेकिन हमारा थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न है यहाँ पे। स्टॉक काफी हद तक रैली कर चुका है नीचे के स्तर से, तो ये वैल्यूएशन पे हम लोग सजेस्ट नहीं करें। ओके, ठीक है, चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात भी करते हैं। इनफैक्ट प्री ओपन में बड़ा कट दिखा रहा है, 300-350 पॉइंट्स की आपको निफ्टी पर तैयारी हो रही है गैप डाउन खुलने की और बैंक निफ्टी पर भी थोड़ा सा सेटल होने की वेट करनी होगी, कुछ ज़्यादा दिखा रहा है ये तो। इनफैक्ट बैंक निफ्टी को देखते हैं 3-3.25%, लगभग 1500 पॉइंट, काफी बड़ा गैप डाउन आज मिल रहा है। जितना बड़ा गैप डाउन उतना कंफर्ट लेने में, ये याद रखिएगा आप। अगर छोटा गैप डाउन आता ना 100-150 पॉइंट का तो कोई हाथ नहीं डालेगा। बाय ऑन डिप का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम नीचे मिले तब। संतोष, आप बताइए, जितना बड़ा गैप डाउन आपको नीचे मिलेगा उतना ज्यादा कंफर्ट आएगा या हल्के गैप डाउन में कंफर्ट आएगा? संतोष?
जी अजय जी, जितना ज्यादा गैप डाउन रहेगा उतना कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि जो एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट कट था और ये जो 450 पॉइंट का कट दिखा रहा है, तो नॉर्मली डाइवर्जेंस खत्म होता है मॉर्निंग ओपनिंग ट्रेड में। मुझे लगता है खुलते से ही एक बार वो डाइवर्जेंस खत्म होगा और रिकवरी देखने को मिलेगी, उसके बाद फिर वॉलेटिलिटी हो सकती है। बट मुझे लगता है ओपनिंग खुलते से ही मार्केट एक बार रिकवर जरूर करने की कोशिश करेगा। क्या बात है, रिकवर करने की कोशिश करेगा तो स्टॉक्स कौन से ऊपर आ सकते हैं? क्या मेटल्स अच्छी स्ट्रॉन्ग चाल दिखा सकते हैं? सेल जैसे काउंटर्स आप देखें, और ये मेटल्स के लिए तो कल ट्रिगर भी था, चाइना का जो स्टिमुलस उसकी बात थी, कल भी रिएक्ट करना शुरू हो गए थे। हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स भी, लिथियम बैटरी के ये जो माइंस की जो अर्जेंटीना के साथ जेवीज थी उस पर भी रिएक्ट कर रहे थे। तो क्या मेटल्स एक स्ट्रॉन्ग स्पेस दिख रहा है? क्या वो सेफ स्पेस रह सकता है आज सोनी? जी डेफिनेटली प्रियंका जी, मेटल्स इनफैक्ट आज बहुत ज्यादा गैप डाउन नहीं नजर आ रहा है। अगर सेल की बात करें तो क्लोजिंग से आज हार्डली 1.5 पॉइंट्स के नीचे नजर आ रहा है, और सेल में हम देखेंगे तो 114 का काफी अच्छा सपोर्ट है। सिमिलरली सारे मेटल स्ट्रक्चर में सपोर्ट अच्छे बन रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम टाटा स्टील भी देखेंगे तो टाटा स्टील में भी एक अच्छा कंट्रोल, अच्छा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो 130 के रेंज पे काफी एक अच्छा सपोर्ट है। तो जब तक वो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करता है, बाउंस बैक डेफिनेटली करेगा। कोई भी गैप डाउन मिलता है, ऊपर का एक रेजिस्टेंस है 140 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा, तो अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट कंडीशंस, बट पोजिशनली अच्छा दिख रहे हैं आपको मेटल स्टॉक्स भी। कुछ और ब्रेकआउट वाले जो कल स्टॉक थे, क्योंकि इंश्योरेंस, इनफैक्ट LIC कल 3-3.5% चला, और ये बात हम मंडे मॉर्निंग से कह रहे थे। उनके पास एक टैक्स रिफंड की न्यूज़ थी, वो कल कंफर्म भी हुई, अनुराग शाह ने भी बताई। और इनफैक्ट होल्डिंग नॉर्म्स को लेकर एक्सटेंशन, ये सारा कॉम्बिनेशन LIC के लिए इस वक्त काफ़ी फेवरेबल दिख भी रहा है। कल 3-3.5% तेज था। LIC को इस वक्त कैसे आप देखेंगे? इनफैक्ट LIC तो अपने IPO के भाव पर भी आ गया पार्थिव। काफी टाइम से ये बस चल रहा था कि जो बड़ा टैक्स रिफंड है दैट विल परकोलेट इनटू अ वेरी बिग डिविडेंड, बिकॉज ये डिविडेंड का बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एंड बिफोर द ईयर एंड क्लोज आई थिंक डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी हमें लग रही है। नॉट ओनली दैट, वैल्यूएशन के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू एमिटेड वैल्यू वन ऑफ द चीपेस्ट लाइफ इंश्योरेंस है। और LIC काफी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, जिससे वो लोग चाह रहे हैं कि उनके जो मार्केट शेयर है वो वापस रिगेन हो फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स भी है, उसमें हमने एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखी है। तो आई थिंक प्योरली बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस और जो ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है कि जो अंडर ओन PSUs है जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही डिप्रेस्ड है, वहां पे हम देख रहे हैं कि 20-30% का री रेटिंग डेफिनेटली हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि LIC उस लिहाज से हमें लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, वैसे तो आज HDFC की ही वजह से सारा नुकसान आपको दिख रहा होगा, लेकिन कई बार ना ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी आता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। देखिए, आप HDFC बैंक आपका खुल रहा है 6.5%, एक्सिस बैंक भी खुल रहा है 3.5%, ICICI बैंक भी खुल रहा है करीब 2%। क्या इस बैंक को रिप्लेस नहीं किया जा सकता? कल भी हमने डाइवर्जन देखा था, ICICI बैंक बाजार की हेल्प कर रहा था और HDFC नुकसान पहुंचा रहा था। तो HDFC बैंक को छोड़ देते हैं ना, क्यों एक्सपेरिमेंट ही करें HDFC के साथ ही। तो हमारे पास दूसरे बैंक भी हो सकते हैं, जैसे आज हमको सुबह संतोष सर भी ये कह रहे थे कि उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए दूसरे लोग आ सकते हैं मार्केट के अंदर। तो इसलिए दूसरे बैंकों पे भी आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और मैं अपनी लिस्ट में से, अगर आप मेरे से कोई शेयर पूछेंगे तो मैं SBI और ICICI बैंक को नंबर 1 रखूंगा अपने लिस्ट में। अगर मेरे को HDFC की वजह से ये दोनों शेयर नीचे मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। दूसरा, मैं आज निफ्टी में ट्रेड ज़्यादा अच्छा देखूंगा बजाय बैंक निफ्टी के। देखिए, बैंक निफ्टी में HDFC की वेटेज है, अगर वो रिकवर नहीं हुआ ना तो जल्दी जल्दी बैंक निफ्टी ऊपर नहीं आएगा, लेकिन निफ्टी आ जाएगा, क्योंकि इसके पास चेंज करवाने के लिए हैंड्स काफ़ी हैं। IT आ सकता है, LNT आ सकता है, कोई भी आ सकता है। इसलिए निफ्टी जो आपको 370 पॉइंट मिल रहे हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भर भर के कूद के आओ, लेकिन हाँ, 10 लॉट लेना चाहते हो तो 2 लॉट जरूर लो। 20-30% का एक्सपेरिमेंट ओपनिंग के साथ किया जा सकता। हो सकता मारुति ही अपने आप में बचाने के लिए अकेला काफ़ी हो जाए। खैर, ये सारे मैं शेयर्स आपको नोटिस करवा रहा था। अब आपको मैं जरा नेक्स्ट 50 वाली कैटेगरीज पे ले चलता हूँ। वहाँ पर आपको मदरसन सुमी, डी मार्ट, कैनरा बैंक, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज थोड़ा कमज़ोर खुल रहे हैं। अगर आप मिड कैप कैटेगरी में चले जाएंगे तो जहाँ पर आज प्लस और माइनस खुल रहा है, प्लस खुल रहा है फिर से ICICI, GI और जिंदल 100, PNC इंफ्रा, एंजल 1 कल के टूटने के बाद आज थोड़ा ऊपर खुल रहे हैं। और जो कमज़ोर खुल रहा है वो खुल रहा है IEX भी 5% आज नीचे खुल रहा है। और एक्सिस बैंक, ITI भी कल का ये टॉप गेनर था, 20% सर्किट लगा दिया इसने, लेकिन आज ये कमज़ोर खुल रहा है करीब 3%। तो सिलेक्शन रखिए आज अपना, आज एकदम से बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी
8 सेकंड बाद निफ्टी खुलेगा, आप उसका फ़ायदा एक बार लेना चाहें तो ले सकते हैं। मोटा मोटी मैंने कंपैरिजन भी करके बता दिया आपके सामने। और इस समय बाजार खुला है और निफ्टी के अंदर जो पहला टिक आया है वो करीब 330 पॉइंट का है और आप यहाँ पे इस समय ट्रेड देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। 250 शेयर हालांकि आज हमको इस समय एडवांसेस के अंदर दिख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा समझदार हैं, मार्केट के पास भी है कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर होगी कि जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप मिला। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा 10 में से 2 लॉट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, वो भी निफ्टी के अंदर। 250 शेयरों की गिरावट, अब आप देखिए 330 पॉइंट खुलने के बाद 290 हो गया, 30 पॉइंट की रिकवरी तो आपका निफ्टी ने ऑलरेडी दिखाना शुरू भी कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सुधार हो सकता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सुधार ज़रूर होगा। 1582 शेयर हैं। आ जाते हैं जरा फटाफट से ओपनिंग पे कि आज की गेनर्स और लूजर्स कौन कौन से बन रहे हैं। पहले मैं ना आज आपको गेनर्स भी बता देता हूँ। HDFC अगर टूटा है तो कोई बात नहीं, HDFC का एक और शेयर गेनर की लिस्ट में अव्वल नंबर पर है, उसका नाम है HDFC लाइफ, 1% ऊपर। भारतीय एयरटेल 1% ऊपर। अल्ट्राटेक सीमेंट आधा % ऊपर। ITC आज दोनों एक्सपर्ट्स की कॉल थी, आधा % ऊपर। इन्फोसिस आ गया ऊपर, रिलायंस आ गया ऊपर। तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। और देखते ही देखिए, आपने देखिए 230 पॉइंट खुला था, आपको मैंने नोटिस करवाया, अब 254 पॉइंट निफ्टी आ चुका है। खुलने के बाद कम से कम 70 पॉइंट की रिकवरी है। एक लॉट 50 का है, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 3500 रुपया एक लॉट की कैलकुलेशन है, सिर्फ एक लॉट की। 1300 शेयर अभी भी बैंक, 1300 पॉइंट का लॉस अभी भी बैंक निफ्टी पे है। मैं बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान आज दे ही नहीं रहा क्योंकि मेरे को HDFC का डंक लगा हुआ है, इसलिए मेरी ज़्यादा फोकस आज निफ्टी पर है। और देखते ही देखते करीब 100 पॉइंट की रिकवरी हम निफ्टी पर देख चुके हैं। 200 पॉइंट ही अभी एडवांसेस के अंदर है, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने तस्वीर बदलना शुरू कर दिया। उसमें से सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और दूसरा ITC। यही बात हमने सोनी से पता की थी कि अगर मेरा घाटा किसी वजह से HDFC में हो गया तो रिलायंस मेरे को पैसे दे सकता है। ये स्क्रीन इस समय जो आप देख पा रहे हैं उसमें आपको कुछ और बैंक भी दिखेंगे, लेकिन उनकी परसेंटेज काफ़ी कम है, जैसे कि कोटक है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करा देता हूँ, एक मेरे को भी लिस्ट में वो बैंक नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे ही मेरे को आएगा तो मैं आपको वही नोटिस करूँगा, उसको आप आज ज़रूर चेक कीजिएगा। शुरुआत से ही मिल गया SBI धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है, आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऊपर लिस्ट में सबसे ऊपर आपको वही दिखेगा और सबसे नीचे HDFC बैंक है। तो ये मोटा मोटी मार्केट की आज की ओपनिंग है। अपॉर्चुनिटी गेन जो मिलता है ना निफ्टी का, वो आपको जम के मिला। 350 पॉइंट निफ्टी गई और खुलते ही आपने अगर प्लस किया है तो आप करीब 150 पॉइंट निफ्टी के अंदर लेके बैठ गए हो, क्योंकि अब सिर्फ 200 पॉइंट की गिरावट रहेगी। बैंक निफ्टी छोड़ दो, लेकिन निफ्टी से आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे सौदे पंच हुए होंगे और आपको बेनिफिट हुआ होगा। चलिए, ये तो बात हुई एक स्मार्ट जो खुलने के बाद ही आपको लगभग 80-90 पॉइंट्स की रिकवरी निफ्टी पर दिखी है। बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट्स रिकवर हो गया, जो गैप डाउन आपको प्री ओपन में दिखाई दे रहा है। मिड कैप में कहाँ रिकवरी हुई है, इनफैक्ट मिड कैप में रिकवर हुआ है पॉलीकैप जैसे स्टॉक्स, लगभग 3% की तेजी इस वक्त पॉलीकैप में दिख रही है। LTTS यहाँ पर आपको 2% की मूव दिख रही है। BHEL तेज है, गुजरात गैस में मूव दिख रही है। वीक काउंटर्स कौन से हैं, वीक काउंटर्स में आपको सेल नीचे दिखाई दे रहा है, नैल्को नीचे है, ट्राइडेंट जैसे काउंटर्स, JSPL जैसे काउंटर्स और बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स मिड कैप में इस वक्त नीचे दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप में भी एक बार देख लेते हैं कि वहाँ कहाँ रिकवरी, वहाँ कहाँ प्ले आउट हुई है। इस वक्त वीकनेस ज़्यादा RBL बैंक्स तो दिख ही रहे हैं, मीडिया काउंटर्स कुछ वीक हैं, तो बैंक्स आज इनफैक्ट PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक जो चल भी रहे थे वहाँ पर भी अच्छी खासी अभी फिलहाल दबाव दिखाई दे रहा है। रिकवरी में एंजल वन लगभग 3% रिकवर, कल 13% नीचे बंद हुआ था, वहाँ पर 3% की रिकवरी दिख रही है। KI इंडस्ट्री दूसरा काउंटर जहाँ रिकवरी, तो पॉलीकैप में भी रिकवरी दिख रही है, KI में भी तेजी दिखाई दे रही है और कुछ लॉजिस्टिक काउंटर्स, साथ ही कुछ डिफेंस काउंटर्स में भी आपको आज मूव दिखाई दे रही है। तो बाजार बड़ा सेलेक्टिवली पिक एंड चूज कर रहा है अजय, जहाँ जहाँ दबाव बड़ा था ना वहाँ थोड़े रिकवरी ट्रेड्स देखिए। HDFC बैंक भी रिकवर कर गया, हाँ? रिलायंस तो किया ही है। HDFC बैंक भी आज के गैप डाउन में लोग लेने के लिए आ गए। हम कह रहे थे अपने व्यूअर्स से कि थोड़ा रुक के लीजिए, बट कोई सुन नहीं रहा है, पहले ही लेना चालू कर दिया है। अगर आप देखिए आज का लो है 1560 और हम 1595 पे हैं, 40 रुपए का नीचे थे रिकवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पैनलिस्ट के पास जान लेते हैं कि क्या मूड बना रहे हैं ट्रेडिंग का वो। संतोष मीना, आप बताइए कैसे ट्रेड करेंगे आज के बाजार को, क्या है आपका ओपनिंग ट्रेड? यस, मेरे दो स्टॉक्स से, दोनों भी बाइंग साइड के। पहला दोनों, एक F&O साइड से टाइटन स्टॉक
बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है ये स्टॉक आज भी तेजी दिखा सकता है, डिफेंसिव भी रहेगा, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 3800 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 3880 का टारगेट रखिए। दूसरा इरेडा, इसको हम लगातार डिस्कस भी करते आ रहे हैं, एक अच्छे के बाद फिर से स्टॉक चल रहा है, जो पुराना हाई था इसका वो ब्रेकआउट देते नजर आ रहा है। लग रहा है स्टॉक ये धीरे धीरे 150 रुपए तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। आज भी स्टॉक में 3.5% की तेजी है, हो सकता है तेजी बढ़ेगी। आज के लिए टारगेट 133 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 118 रुपए का। इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज संतोष की तरफ से आते हुए, सुमित मूलचंदानी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? दो ट्रेड्स डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, पहले F&O में HCL टेक का है, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। जो पिछला इसका रेजिस्टेंस था वहीं पे ही आज ओपन लो का कैंडिडेट है, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। आज का जो लो है 1516 का लो है, तो यही मेंटेन कीजिए और लग रहा है कि ये पिछला हाई भी अपना क्रॉस कर सकता है, तो यहाँ पे आप बाइंग बना सकते हैं। दूसरा, आप कैश स्टॉक में देखिए KEI ने अपना एक गैप डाउन दिया था 4 सेशंस पहले, लेकिन 3 दिन से वही लो को पकड़ के अपना एक बेस बना रहा है, और आज देखिए अपना गैप जो था वो भी फिल हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 3150 करंट मार्केट प्राइस है, टारगेट विल बी 3400। ये अगले 10 से 15 दिन के लिए भी आप पोजीशन बना सकते हैं, और इंट्राडे में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2 से 3% का गेन मोमेंटम बन सकता है। इंटरेस्टिंग। सोनी पटनायक, आपका क्या ओपनिंग ट्रेड रहेगा? जी अजय जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड आज आईटी पैक में रहेगा। अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऐसे गैप डाउन के थ्रू एंटायर मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, तो आईटी डेफिनेटली थोड़ा बैलेंस करने के लिए आएगा। तो बिरला सॉफ्ट में ओपनिंग ट्रेड रहेगा 765 स्टॉप लॉस के साथ 810 का टारगेट। ठीक है, ये बताइए पार्थिव, आप कौन से स्टॉक के ऊपर इस समय नजर बनाए हुए हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं जो आप शेयर कर सकते हैं? मुझे एक्सो नोबेल इंडिया अच्छा लग रहा है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ का ट्रैक्शन दिखाया था, और स्लाइट मार्केट शेयर गेन्स का भी ट्रैक्शन दिखाया था, अलॉन्ग विद रीजनेबली वेरी गुड मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन्स, और एबिटा मार्जिन के फ्रंट पे भी अच्छा परफॉर्मेंस था। मुझे लग रहा है बहुत ही अंडर ओन्ड, अंडर अप्रिशिएटेड पेंट स्टॉक है, एमएनसी पेडिग्री का स्टॉक है, और बेसिकली जो पेरेंट है इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी, और इंडिया में भी काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है उनके। अभी उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन्स काफी बढ़ाया है, काफी अग्रेशन दिखा रहा है, और जो नॉन कोर स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन है वो उन्होंने ऑलरेडी हाइव ऑफ कर चुके हैं। कंपनी कैश रिच है, और आगे जाते जिस तरह के उनके वॉल्यूम ग्रोथ और एक्सपेंशन के प्लान्स है, मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी एक पॉजिटिव सरप्राइज मिल सकती है, और वहां से मुझे लग रहा है कि स्टॉक री-रेट हो सकता है। इट्स अ स्टॉक विद अ वेरी गुड डिविडेंड यील्ड आल्सो, तो 1 या 2 साल की अवधि के लिए हमें एक्सोनोमल एक इंटरेस्टिंग बेट है। ये देखिए, आपके टिकर पे बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट हमारे टीम ने चलाया है। 650 पॉइंट की निफ्टी बैंक में रिकवरी आई है लो से, और निफ्टी में भी अच्छी खासी रिकवरी। एक बार निफ्टी में इंट्राडे लेके आइए, ये तो बैंक निफ्टी हो गया, 650 पॉइंट की रिकवरी नज़र आ ही रही है, लेकिन निफ्टी में भी अगर आप देखें 21,636 का लो है, और इस समय 820 के आसपास है, करीब 180 पॉइंट की वहाँ भी रिकवरी आई है। रिलायंस लेके आई है इंट्राडे, आप लेके आइए HDFC बैंक इंट्राडे, देखना होगा कि क्या काम हो रहा है। रिलायंस हरे निशान में खुला इंट्राडे, अभी भी फ्लैट है, गिरा नहीं है। HDFC बैंक लेके आइए 100 रुपये नीचे 6%, बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं आई है। SBI, ICICI बैंक उनको लेके आइए, और IT के कुछ स्टॉक्स लेके आइए, मालूम चलेगा कि ये देखिए SBI कल के डाउनग्रेड के बावजूद, आज संतोष मीना ने बोला था कि इसको लीजिएगा साहब, नीचे से बहुत बढ़िया रिकवरी। और कहाँ पे रिकवरी है? ITC तो GQG के बाद कल से ही चल रहा है, आज चल रहा है, और कुछ सीमेंट काउंटर्स। कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज़ की बात कर लेते हैं। IT में अगर मूड बनाना हो सोनी, तो आपके हिसाब से विप्रो कैसा स्टॉक रहेगा? इसकी जरा चार्ट चेक करके बताएं। जी डेफिनेटली अजय जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो विप्रो का एक अभी भी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पोजिशनली देखेंगे तो अच्छा है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 450 पे, तो 470 से लेके 460 के रेंज में एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन बनेगा। 450 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए ऑन क्लोजिंग बेसिस, और इसको पोजिशनली होल्ड कीजिए। यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, दोबारा 500 के ऊपर अगर निकलता है तो आप उसको अगेन 530 प्लस लेवल्स भी देख सकते हैं। सो डेफिनेटली विप्रो यहाँ से आप होल्ड भी कर सकते हैं, 450 स्टॉप लॉस मेंटेन करना। जो शुरुआत का एक गेन मिलता है ना, वो मिल चुका है। देखिए, जिनको स्क्रीन रीडिंग करनी आती है, जो मार्केट के अंदर बैठते समझते हैं ना, उनको ये बात साफ समझ में आ रही है कि मैं क्या बात बोलना चाहता हूँ। कि एक झटका लगा, उस झटके का जिन्होंने बेनिफिट उठाना था उठा लिया। अब बाजार ना हर चीज़ को नोटिस करेगा। अब वो एक तरफ ऐसा नहीं होगा, अब हो सकता है वापस उसी लेवल पे आ जाए।
300 पॉइंट पे गिरावट पे भी, लेकिन एक राउंड का जो इससे कहते हैं ना प्ले, वो खत्म कर चुका है। ये बहुत क्लियर है, मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है और डाटा के हिसाब से भी ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप आज उम्मीद ना खोएं। आज का सेशन स्विंग ट्रेडर्स के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट सेशन होगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि इस महीने का वन ऑफ द बेस्ट सेशन होगा आज का सेशन, जिनको स्विंग ट्रेड करना आता है या जिनको पता है स्क्रीन पकड़ के काम करना आता है। अदरवाइज इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा हो सकता है। बहुत सारे शेयर आप लेना चाहते हो, आपको किसी वजह से ना मिल रहे हो, वो आपको मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और जिन्होंने शॉर्ट कमाया है उसका तो मैं बेनिफिट आपको बताऊं क्या, 400% का ऑप्शंस का गेन है। एक छोटा सा ऑप्शंस में आपको बता दूं, 1171 48,200 बैंक निफ्टी की जो पुट है वो कल कितनी की थी, वो थी मात्र 200 रुपये की। आज उसकी कीमत कितनी है, 1100 रुपये कीमत है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कितना बड़ा जैकपॉट लगा है ऑप्शंस वालों का, जिनके पास पुट प्लस पड़ी हुई थी। बट एनी हाउ, मैं इस पर जा नहीं रहा क्योंकि ये सब पोस्टमार्टम का विषय है। मैं कुछ नए शेयर्स पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर अभी थोड़ा डायग्नोज हो जाए, ज़्यादा अच्छे से आपको पकड़ में आ जाए। कैप्री ग्लोबल आपको नोटिस करा दूँ 5% ऊपर है, ज्योति लैब 4% ऊपर आ चुका है, केआई इंडस्ट्रीज 2% ऊपर है। मेरे को ये तो नहीं पता पॉलीकैब और केआई के साथ में कैसे मैं इसका रिलेशन जोड़ूं, लेकिन इतना मेरे को पता है कि एक भी कंपनी चलती है ना तो कंपटीशन भी चलता है। ये एक ऐसे शेयर्स हैं जो कंपटीशन के साथ चलते हैं, नहीं तो अमूमन कंपटीशन का बेनिफिट होता है, लेकिन ये कंपटीशन के उल्टा चलते हैं, यानी कि एक शेयर चलेगा तो सभी चल जाएंगे साथ में। केआई इंडस्ट्रीज जरा चेक करेंगे आप सुमित जी, आज के लिए शेयर ठीक है क्या? मेरे को पॉलीकैब नहीं लेना बट केआई ले सकता हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे डिम्पी जी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। देखिए 4 दिन पहले का एक डाउनफॉल आया था, गैप डाउन हुआ था, वो आज गैप भी फिलअप हो चुका है। तो मुझे लग रहा है अभी भी इंट्राडे में यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर मैं इंट्राडे में देखूं तो 3200 का एक लेवल मुझे लग रहा है कि अचीवेबल हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक को आप ऐड कीजिए और 3400 के टारगेट्स के लिए भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। एक शेयर और स्पीड से ऊपर आ रहा है, शेयर थोड़ा छोटा है लेकिन मैं उसको ज़रूर नोटिस करवाता हूँ। 1-2 दिन मैंने आपको पहले भी नोटिस कराया था। मैं वॉल्यूम सारे राइडर के साथ बता रहा हूँ। शेयर का नाम वो है इन्फीबीम। इन्फीबीम के अंदर आज आपको 26 साढ़े 26 का रेट है, 2% ये शेयर भी ऊपर है। अगर आपको लग रहा है उसकी क्वालिटी वगैरह ख़राब है तो बिल्कुल कृपा करके मत लीजिएगा, लेकिन वॉल्यूम 1 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का आ गया। खुलने की वेट हो रही थी, धड़ाधड़ इसके अंदर सौदे प्लस हुए हैं और ये चलने लगा है। इन्फीबीम पे एक बार आपके रिकमेंडेशन संतोष सर जरा देख के बताइए तो। यस, इस इन्फीबीम में पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम बना है। हालांकि आप देखोगे तो ये जो एरिया 28 से 29 का एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है, तो इस सप्लाई जोन के आसपास मैं रिस्क नहीं लूंगा। आप बेटर इसको अवॉइड करें क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो शुरुआती जिस गेन की मैं आपसे बात कर रहा था वो मार्केट के अंदर फिर से गुम हुआ है। अब 350 पॉइंट की गिरावट आई है। यही चीज़ बस मैं आपको नोटिस करवाना चाहता था कि आज जितनी जल्दी आपकी उंगलियां चलेंगी उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। खुलते निफ्टी को प्लस करना था, करीब 125 पॉइंट आपके गेन में आए, 200 पॉइंट इनफैक्ट मैं बोलूँगा। उसके बाद अब फिर से धीरे 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 करके बाजार उसी जगह पे पहुंच रहा है जहां से वो एक्चुअली रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। 260 पॉइंट हो चुका है निफ्टी की गिरावट, पहले 200 पॉइंट तक की रिकवरी, उससे भी नीचे चला गया था। बट एनी हाउ छोड़ देते हैं इसको पॉइंट्स को। अब आप थोड़ा शांति से देख के आराम से, कोई जल्दबाजी ना उठाइएगा, पहले मार्केट को बेस बनाने दीजिए, फिर आपको अच्छे अच्छे शेयर्स मिलते जाएंगे। हम भी आपकी कोशिश कर रहे हैं बेहतर शेयर्स को ढूंढ के लेके आने की। एक और शेयर है जो HDFC के साथ आज सजा पा रहा है, उस शेयर का नाम है IEX। इसने भी बड़ी मेहनत की थी लेकिन एक ही झटके में आज इसने 5% अपने पैसे खो दिए। ये अपॉर्चुनिटी है या फिर कॉशियस का साइन है? सोनी, इससे दूर रहना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि आपको 5% आपकी तो कोई खबर नहीं आई लेकिन आपको क्यों टूटना पड़ गया? और दूसरा, या फिर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखूं मैं इसको? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आज गैप डाउन के थ्रू उसने एक पुराना ब्रेकआउट का लेवल टेस्ट किया है जो कि 151 का इंपॉर्टेंट था। सो आज का लो भी 152 पे बनाया है। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से और आपको थोड़ा सा वीकनेस नजर आ सकता है टुवर्ड्स 145 140। सो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। आज के दिन में इसमें अग्रेसिवली एंटर मत कीजिए। अगर आज ये होल्ड करता है 151 लेवल तो यहाँ से बाउंस कर सकता है। दोबारा उसको वो स्टेप्स को पार करना पड़ेगा, जैसे कि 161 से लेके पहला उसका रेजिस्टेंस था, देन अगेन 170। सो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच पे लगाइए इसको 151 के सपोर्ट के साथ।
ठीक है, ऑलराइट, ये तो बात आईएक्स पे हुई। इनफैक्ट आज जीएमआर इंफ्रा में भी एक न्यूज़ थी और आप देखेंगे यहाँ पर भी लॉन्ग बिल्टअप हुए हुए हैं। जीएमआर इंफ्रा, क्या यहाँ एक स्विंग ट्रेड पॉसिबल है? इन्हें एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिला NHAI से। संतोष? यस प्रियंका, जीएमआर इंफ्रा पे तो मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ। कोई भी छोटा मोटा डिप भी आता है तो मैं खरीदारी के मौके ढूंढ रहा हूँ, तो स्टॉक में बने रहना चाहिए। आप एज ए ट्रेडर हो तो भी मेरे हिसाब से खरीदारी कीजिए। नीचे 80 का एक अच्छा सपोर्ट है पोजिशनल बेसिस पे, और उसको मेंटेन कीजिए। ऊपर में मुझे लगता है कि 100 रुपए का टारगेट बहुत जल्दी अचीव होते नजर आएगा। और आप थोड़ा सा इन्वेस्टर हो तो इस साल के लिए स्टॉक को होल्ड रखिए, काफी ज्यादा पोटेंशियल हमने देखा था रिसेंटली। इसमें भी जीक्यूजी पार्टनर और गोल्डमैन सैक्स जैसे इन्वेस्टर्स ने लोअर लेवल पर इन्वेस्ट किया था। तो नॉर्मली ये जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो दे डोंट इन्वेस्ट फॉर 30-40% गेन, दे लुक फॉर बिगर मनी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रहना चाहिए। इन्वेस्टर्स को भी राय दे दी है और ट्रेडर्स को भी सलाह दे दी है। सुमित, आज जितने भी सीमेंट काउंटर्स हैं उनमें एक अच्छी मूव है, कुछ अपग्रेड्स भी हैं। कोई टॉप पिक होगी सीमेंट स्पेस से ट्रेडिंग के लिए? जी देखिए, यहाँ पे अल्ट्राटेक में मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। स्लोली देखिए डेली एक हायर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप वेट कीजिए और करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। आज का ही लो जो है 9920 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, तो एक यू बॉटम रिकवरी आ सकती है। पहला टारगेट जो रहेगा करीबन 10,250, 10,250 के लिए आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। ये अल्ट्राटेक सीमेंट पर एक व्यू रहा, लेकिन एट द सेम टाइम आईटी काउंटर्स के भी सोनी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वहाँ पर एक मूव आ सकती है। इनफैक्ट निफ्टी की इंडेक्स मैनेजमेंट क्या आईटी से हो सकती है? जो पहले इनिशियल गेन से वो कहीं ना कहीं थोड़े से फ्रिजल आउट हुए हैं और उसमें स्टील भी वीक हुआ है, मेटल्स वीक हुआ है, बैंक्स तो ऑफकोर्स ड्रैगर हैं ही बड़े। एट द सेम टाइम्स आईटी काउंटर से भी कोई बड़ा सपोर्ट अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। कैसे प्ले करेंगे कोई जहां पर टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स, क्या थोड़े सेफ काउंटर्स दिखेंगे यहाँ सोनी? या फिर रिलायंस को भी आप देखें तो वो एक रेजिस्टेंस तो दिखा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं बुल्स भी नीचे से आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे देखेंगे रिलायंस को या फिर आईटी काउंटर? कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है? जी डेफिनेटली प्रियंका जी, अगर आईटी की बात करें तो बिकॉज बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल आज है तो ज्यादा फोकस मोमेंटम आईटी पे रहेगा। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि आज आईटी सेव करने आएगा निफ्टी को। सो मोस्ट लाइकली आज बड़े स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस हो गया या फिर टेक महिंद्रा हो गया, बीसॉफ्ट हो गया, थोड़े से आज बचाने की, फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक महिंद्रा में अगर हम देखेंगे पोजिशनली तो अभी भी 1300 के ऊपर ही है, यानी कि वो अपने रेजिस्टेंस को जब क्रॉस किया था 1300, अभी भी उसके ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। सो 1300 का अभी उसका इमीडिएट बहुत अच्छा सपोर्ट है। सो 1300 को जब तक ब्रेक नहीं करता है आई टेक महिंद्रा यहाँ से बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 1360 लेवल ऑल्सो। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इनफैक्ट काफी अच्छा फेवरेबल है। 1300 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें होल्ड कर सकते हैं 1360। और रही बात रिलायंस की, रिलायंस में आज इनफैक्ट ओवरऑल पोजिशनल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। हम थोड़ा डिप का इंतजार कर रहे थे। आज जैसे मॉर्निंग में मैंने कहा था कि 2720 के रेंज में बाय करने के लिए। सो आज का अगर हम लो देखेंगे 2716, तो वहां से बाउंस करते हुए 2760 को टेस्ट किया है। सो काफी अच्छा है। रिलायंस में भी आज ज्यादा मोमेंटम और फोकस रहेगा। और पोजिशनली आप देखेंगे तो ये 2800 को क्रॉस करके 2850 2860 के लेवल्स पे भी जा सकता है। सो काफी फोकस रिलायंस पे रहेगा। वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2700 2650 पे अभी भी बना हुआ है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए ऊपर आ रहा है और यही बात हमने सोनी से सुबह जिक्र किया था। एक्चुअली में हम प्रॉब्लम पता है क्या होती है, आपको ना एक चीज़ को तो अच्छे से समझिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हाँ मैंने कहीं पढ़ा वड़ा नहीं है, ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। और मैंने कई साल में ऐसे झटके देखे हुए हैं। जब भी कभी ऐसा झटका लगे ना तो आप सेफ हेवन की तरफ ज़रूर जाके चेक करो, और इसके साथ कोई ट्रिगर भी हो। रिलायंस के साथ ट्रिगर है फ्राइडे को इसके रिजल्ट्स का, इसलिए मेरे को रिलायंस सुबह से ही ठीक लग रहा था। मैंने HDFC का, आप मेरे से ट्रस्ट मानेंगे, मैंने एक बार भी HDFC बैंक को नहीं देखा अब तक क्या हो रहा है। हो सकता है रिकवरी आई हो सकता है ना भी आई हो, मेरे को मालूम तक नहीं है। लेकिन मैंने सुबह से आज रिलायंस को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को पैसा जो बनना है। आप क्यों ऐसी चीज़ में जा रहे हो जहाँ पे लिटिगेशंस हैं? ऐसी चीज़ में जाओ जो साफ़ सुथरी है, अभी साफ पता लग रही है और किसी वजह से नीचे आई है। ये आप सुबह भी प्लस करके बैठे होते, दिन में प्लस किया, अभी प्लस किया, सोनी जी के कहने पे प्लस किया, अपनी अकल लगाई, जो भी किया गेन में ही हो बॉस आप। अच्छा एक ये नहीं है, आपको मैं और शेयर में बताता हूँ। एक बार आप जरा दिखाओ IFCI, हमने कई बार आपको नोटिस करवाया। आप जी एंटरटेनमेंट दिखाओ, आप दिखा सकते हो। पॉली कैप सुबह सुबह आपको नोटिस कराया, जो पुल बैक वाले शेयर थे, वो सब आपको हरे निशान में दिखेंगे। इनमें से जो 3-4 शेयर्स में आपको हर रोज़ बताता ही रहता हूँ, इसमें से कोई शेयर आपको लाल निशान में नहीं दिखेगा।
तो अपॉर्चुनिटी फ़ायदा उठाओ, लिटिगेशंस को छोड़ के जो क्लीन चीज़ मिल रही है वहाँ पे उठाओ, ठीक है। दूसरा, अभी आईटी के जब जिक्र हो रहा था ना, मैं आपको बताऊँ एक ट्रस्टवर्दी शेयर मेरे को लगता है टीसीएस। मेरे को इन्फोसिस थोड़ा वॉलेटाइल लगता है, बट मेरे को टीसीएस उतना ख़राब नहीं लगता, और नंबर से पहले टीसीएस की कॉल दिलवा के हमने आपको ये बात प्रूव भी करवाई थी। टीसीएस फिर से ऊपर आ रहा है, और मेरे को रिलायंस से ज़्यादा, अगर आप मेरे से पूछेंगे ट्रस्ट किस पे, तो मैं बोलूँगा टीसीएस पे मेरे को ज़्यादा ट्रस्ट है। इसलिए मैं अपने वित्तीय सलाहकारों से पता कर लेता हूँ। सोनी, आपसे ही मैं हेल्प ले रहा हूँ इसके बारे में भी। हाँ, मेरे को जरा टीसीएस की स्ट्रेंथ चेक करके बताइए, टीसीएस में कितना दम है। ये बात मैं समझता हूँ कि आईटी हेल्प करेगा, लेकिन मैं सिर्फ टीसीएस पे राइड करना चाहता हूँ। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, इनफैक्ट टीसीएस में भी 3800 को आज ब्रेक किया नहीं, लो टेस्ट किया अराउंड 3812, यानी कि पुट राइटर्स काफी कंफर्टेबल है कि कोई भी वॉलेटाइल मार्केट में 3800 का लेवल डिफेंड करने के लिए तैयार है। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 3920 3930, उसको क्रॉस करता है तो टीसीएस में बहुत ही अच्छी आपको मूव देख सकता है टुवर्ड्स 3980 3990। सो आप इसमें होल्ड कीजिए, बने रहिए। 3800 पोजिशनल बेसिस पे आप इसको स्टॉप लॉस के तौर से मान सकते हैं। डिप मिलता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और उसका एक अल्टीमेट टारगेट 3890 की तरफ आप उसको बुक कर सकते हैं। सो टीसीएस लीड कर सकता है, तो इसमें होल्ड जरूर कीजिए। ठीक है, और ऑलमोस्ट ये 1% के गेन के साथ अब टीसीएस आपको ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर अगर आप आईटी में मेरे से स्ट्रेंथ पूछेंगे ना, तो आपको मैं टॉप 50 काउंटर्स में से 1 2 3 4 5 पहले 8 शेयरों में से 5 शेयर आईटी के हैं। और ये तो कई बार मैंने आपको नोटिस करवाया ना कि बैंक और आईटी आग और पानी की तरह हैं, एक साथ नहीं चल सकते। बहुत दिनों तक आप इनको एक साथ नहीं चलाओगे, तो जो टूटेगा उसका अपने रेसिप्रोकल आ जाएगा। आज जिसको ऐसा लग रहा था कि बैंकिंग काउंटर्स टूटेंगे, बैंक निफ्टी टूटेंगे, उसका पहला मूल मंत्र होना चाहिए कि आईटी चेक करो कि आईटी के अंदर क्या हो रहा है। और आईटी के आप ज़्यादातर शेयर, चाहे मिड कैप के हो या बड़े शेयर्स हो, आपको हरे निशान में दिखेंगे, बट इसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपके सामने सिर्फ रखना चाहता हूँ, फिर प्रियंका के पास सवाल है वो ले लेंगे। एक आप जरा इंडिया विक्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर घबराहट आई है, लेकिन वो घबराहट तो इंडिया विक्स से चेक हो जाती है ना। इंडिया विक्स तो उतना नहीं बढ़ रहा, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कहना चाहता कि बाजार स्पीड से ऊपर आ जाएगा, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एचडीएफसी के झटके को मार्केट ने काफ़ी हद तक आज में कैप्चर करने की तैयारी बना दी है। नहीं तो ये इंडिया विक्स बढ़ के आपको 6% दिख रहा होता है इस समय, और ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इंडिया विक्स ऐसी खबर आ गई, बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट नीचे खोलते हो, आप रिकवरी नहीं करते हो, फिर भी आपका इंडिया विक्स 2% बढ़ेगा, बस 2% तो आम दिनों में बढ़ जाता है ये। तो ये क्लियर कर रहा है कि आपको एचडीएफसी बैंक वाली जो प्रॉब्लम है ना, उसको आज में सेटल करना चाहता है। ये पहला साइन है इसका। बस यही मेरे को आपके सामने बात रखनी थी। एक एडवांस डिक्लाइन और दिखा दीजिए एफ एंड ओ के बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स इस समय कैसे चल रहे हैं। आपको ना रेशो पता होनी चाहिए, बढ़ते समय भी 1:2 या 1:3 चाहिए, और टूटते समय भी 1:2 या 1:3 चाहिए। रेशो तो नहीं है, ये तो 80 और 90 है। तो आपके पास एक और रीज़न है ये समझाने के लिए, अपना माइंड को प्रिपेयर करने के लिए कि क्या एचडीएफसी बैंक का लॉस आज में मार्केट सेटल कर देगा। ये इस एडवांस डिक्लाइन की रेशियो से भी मेरे को समझ में आ रहा है, बट फिर भी अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही काम कीजिएगा बॉस, सारी बात मेरी मत मानिए। प्रियंका, नाइस इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। विक्स पर आप हमें बता रहे हैं, देखना होगा एचडीएफसी बैंक कितना रिकवर करता है। अभी तो आपको उतना ही डेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक्स ड्रैगर हैं और ऑफ कोर्स मेटल्स भी आज ड्रैगर्स हैं। लेकिन अब आईटी काउंटर्स कहीं ऊपर आए हैं। इनफैक्ट रिलायंस भी आप देखें तो 0.1% की तेज़ी के साथ, और एनर्जी पैक के दूसरे कुछ काउंटर्स जो ऊपर आ रहे हैं उसमें ओएनजीसी जैसे काउंटर्स भी आ रहे हैं। ओएनजीसी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ चल रहा है। सोनी, मुझे याद है आपका लास्ट वीक का टारगेट शायद 235 का था, वो अब हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट एक बार आप रिविजिट करेंगे इसे? जी डेफिनेटली प्रियंका जी, यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ के साथ आज भी देखेंगे तो 230 के जो ब्रेक नहीं किया है, सो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए 230 पे, इसको होल्ड कीजिए, ये काफी स्ट्रांग है। और यहाँ से 240 को क्रॉस करते हुए 244 246 के तरफ भी जा सकता है। सो 240 इसका पहला टारगेट, उसके ऊपर 244 246 उसके दूसरे टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, दूसरे जो काउंटर्स पावर, एनर्जी, ये सारे काउंटर्स आपको ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स आप देखें, और ओएमसी काउंटर्स में आप देखें, वहां पर आपको मूव दिख रही है। एलएनटी में स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत इंडेक्स मैनेजमेंट है क्या इन काउंटर्स से आ सकती है। एलएनटी को एक बार चेक करेंगे आप संतोष?
येस पेंटी की बात करें तो इसमें इसका स्ट्रक्चर भी काफी बुलिश है और शायद इसको कल भी एक ऑर्डर मिला, लगातार ऑर्डर मिला, फंडामेंटली अच्छे हैं और बजट के पहले नॉर्मली ये स्टॉक रेडर पर रहता है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक हो सकता है जो मार्केट में आउटफॉर्म कर सकता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए। 3600 पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, 3600 जैसे ही लेवल क्रॉस करेगा इमीडिएटली शायद हमको 70-80 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3560 का, ऊपर में 3600 के ऊपर निकलता है तो 3660 3700 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो प्लस करने के तो ये मौके होंगे, लेकिन जो लोग शॉर्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं उनके लिए क्या मौके और हो सकते हैं? क्या फर्दर स्लिप कर सकते हैं काउंटर्स लाइक आईएक्स में? आप देखें 4-4.25% की वहां गिरावट है, क्या ये यहां से भी शॉर्टिंग कैंडिडेट है सुमित? जी देखिए, अभी तो मार्केट ने जो गैप डाउन दिया था उसके बाद एक रिकवरी है, तो ओपन प्राइस जब तक सस्टेन हो रहा है तब तक मैं एक वेट करूंगा। तो यहाँ पे अगर स्पॉट प्राइस 154 फिर से अगर ब्रेक हो रहा है तो मैं एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, लेकिन टिल द टाइम आई विल जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, 200 पॉइंट का अभी तो नुकसान है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी पे जो नुकसान है 1134 पॉइंट का है। बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, हाँ इस चीज़ के लिए आप थोड़ा प्रिपेयर भी रहिएगा। ये आईएक्स से टूटा है, हालांकि मैंने सुबह ही पॉइंट रखा था कि इसकी तो कोई खबर नहीं आई, वो मैं अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि इसकी कोई अर्निंग नहीं आई, लेकिन आप जो नीचे देख पा रहे हैं ना, हमने जो टिकर पे कमिंग अप चला रखा है, इसमें आईएक्स के बारे में होगी शक्ल, क्योंकि इसमें ना एक आप मार्केट कपलिंग का नाम सुन रहे होंगे, नीचे जो भी टिकर चला रहे थे जहाँ पे अभी मार्केट नाउ लिखा हुआ है, चलाइए ना टिकर में वही चीज़, जब उसके बारे में जिक्र हो रहा होता है कृपा करके उसको आउटडेट ना किया कीजिए टिकर टीम। तो अभी आरकेजी का जो इंटरव्यू देखेंगे ना आप, वो पॉइंट्स ये बुलाइए जो नीचे भी आप देख पा रहे थे कमिंग अप में अभी, हाँ इसमें आईएक्स के बारे में जिक्र होगा, तो जब इंटरव्यू आप देख लेंगे ना फिर हम आईएक्स के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। हालांकि उसकी कोई अर्निंग वर्निंग ऐसा नहीं थी। एक और चीज़ है, अभी तो किसी तरह का कुछ खास में को ऐसा कुछ बड़ा दिख नहीं रहा। अल्ट्राटेक सीमेंट आज ये भी हरे निशान में है, बट मेरा कन्विक्शन उतना नहीं जाग रहा अल्ट्राटेक सीमेंट पे। मैं देख तो रहा हूँ सीमेंट का इकलौता ऐसा शेयर है जो स्पीड से ऊपर आ रहा है, बट फिर भी मेरा कन्विक्शन नहीं है इसको ट्रेड करने का। संतोष सर, ये ट्रेड किया जाए या छोड़ दिया जाए आज अल्ट्राटेक सीमेंट को? यस डीपी मेरे हिसाब से करना चाहिए। आज शायद किसी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट भी आई थी, फायर ब्रोकिंग हाउस की, और स्टॉक भी बहुत अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और 20 डे मूविंग एवरेज का आ रहा आपका 10,100 के आसपास, 10,050 के आसपास, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है यहाँ पर तेजी बन सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है 9920 का, ऊपर में 10,100 के ऊपर निकल, टारगेट आ रहा है 10,300 का। ठीक है, डन सर। अब मैं जरा आपको कुछ एक और शेयर चेक करवा देता हूँ कि जहाँ पर आज वापस से, अच्छा कोचिन शिपयार्ड इन बिटवीन 9% ऊपर आ गया। रेलवे काउंटर्स की थीम थम नहीं रही है, आज भी RVNL चल रहा है। एक और चीज़, SJVN कल किसी मेहमान ने दिया था, मैं उनका नाम भूल के मेरी डायरी में ज़रूर लिखा होगा, उन्होंने दिया था कि SJVN आप ले लो। कल भी मैंने कहा था कि सर बड़ा बढ़िया आपने शेयर दिया, अच्छा चल रहा है, उसके बाद आपने ये शेयर दे दिया, तो उन्होंने कल SJVN दिया था। उनका नाम है रत्नेश गोयल। रत्नेश गोयल ने कल SJVN दिया था। रत्नेश जी, आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। चले हुए शेयर पे भी कॉल देना ना बड़ी हिम्मत की बात होती है। आपने दिया, SJVN आज 4% ऊपर है, कल भी ज़्यादा टूटा नहीं, इसके लिए आपको बहुत बधाई। अब एक काम और करते हैं, एक और शेयर है BHEL, ये ज़रा सुमित जी से पता करवा लेते हैं। सुमित, BHEL को एक बार ज़रा चेक कीजिए, तो ये शेयर ठीक लग रहा है क्या आपको? जी देखिए, काफी दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट है, काफी अच्छा कैंडल फॉर्मेशन है। बिल्कुल आप यहाँ पे जिनके पास बना हुआ है वो भी खड़े रहिए। देखिए स्टॉक कभी भी आपका एक 20 डे मूविंग एवरेज को बार बार सपोर्ट कर रहा है तो वो एक शॉर्ट टर्म बुलिश आपका एक साइन है। तो बिल्कुल अभी भी आप स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट बने रहिए। 196 विल बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो टारगेट जो हमें लग रहे हैं, जो पहला टारगेट 230 के करीबन यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, डन। आगे बढ़े, एक ऑप्शंस के लिए भी आपके लिए सौदा है हमारे पास, और आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए। आदित्य जी, आज तो आपके पास मौके ही मौके हैं, भरमार है, आप कुछ भी चुन सकते हैं, इंडेक्स, स्टॉक्स, और मेरे को लग रहा है जो आप दोगे ना वो आज ही आज में हिट हो जाएगा, उसको रखना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि वॉलेटिलिटी है। जरा बताइए सर आदित्य जी।
वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल वॉलेटिलिटी है और बिल्कुल जो इतने दिन से लोगों को फॉल एक्सपेक्टेड था फाइनली आ ही गया, एक ही झटके में आ गया। तो काफी सारा कूल डाउन भी हो गया, स्टॉक्स एकदम जो बहुत भाग चुके थे। बट उसमें एक शानदार पिक है अंबुजा सीमेंट। सीमेंट सेक्टर में अच्छा आउटलुक बन रहा है और अंबुजा में अच्छे पैटर्न बन रहे हैं, तो उसका 530 का कॉल खरीद सकते हैं जो अभी 15.4 चल रहा है, और 560 का कॉल बेच सकते हैं जो अभी 4.75 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 19,170 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 34,830। ठीक है सर, आपके आने से जस्ट पहले ही मैंने ना अल्ट्राटेक पूछा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को ना कन्विक्शन नहीं आ रहा। हालांकि मेरे को ये था कि सीमेंट के अंदर आज बाइंग आ रही है क्योंकि मेरे पास एक शीट है जिससे मेरे को पता लग रहा है सीमेंट में बाइंग हो रही है, लेकिन मेरा कन्विक्शन नहीं बैठ रहा था। फिर मैंने क्या किया कि संतोष सर से पता किया, उन्होंने कहा नहीं बाय कर लो अल्ट्राटेक ठीक है, और बैक टू बैक आपने अंबुजा सीमेंट की एक ऑप्शन ला के दे दी, तो मेरा कन्विक्शन भी हाई हुआ और मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी आई कि अल्ट्रा की जगह अगर आपको अंबुजा में ऑप्शंस में जाना है ना तो अंबुजा में चले जाओ, नहीं तो अल्ट्रा में भी जा सकते हो आप, जैसे संतोष सर ने भी कहा। तो आदित्य कह रहे हैं कि जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ की कॉल प्लस करो, जहाँ पे आपको जाना है वहाँ की कॉल को बेच दो। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है और 34,000 पे आपके पास आ जाएंगे। 19,170 का ये जो आपको रकम बड़ी दिख रही है ना, ये कुछ एक्सरसाइज प्राइस और कुछ लॉट साइज दोनों की वजह से बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब ट्रेड बड़े हो गए, एफ एंड हो गए, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, इसलिए 10 में से 9 लोगों को नुकसान इसलिए पहुंचता है क्योंकि अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं करते और भावनाओं में बह जाते हैं, भाव को छोड़कर। इसलिए भाव को ही पकड़े रखिए, भावनाओं को छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आज पावर और एनर्जी काउंटर्स भी अच्छे चल रहे हैं। इनफैक्ट पावर रिफॉर्म्स और पावर को लेकर कई सारी खबरें भी आती हैं। ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने। एक खास झलक आपको दिखाते हैं पावर डिमांड को लेकर, सप्लाई को लेकर, और ये भी बात की जा रही है कि देश में बिजली की आगे कमी नहीं होगी। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, कपलिंग, पावर एक्सचेंजों की कपलिंग के लेकर क्या प्रोविजन हो सकते हैं, इन सब पर आइए खास कॉन्वर्सेशन सुनाते हैं आपको। हमारे साथ इंडियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह हैं। सर, ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आपका शुक्रिया। पावर सेक्टर के अचीवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 9 साल में कई बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं और एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, उस लिहाज से जो पावर की डिमांड है, जो रिफॉर्म्स मेजर्स लिए गए हैं, आपको लगता है ये सफिशिएंट है? और अब हम आपने सही कहा कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया है ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, बिल्कुल आमूल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने ला दिया है। पहले हम लोग के यहाँ जो हम लोग का जो पावर सेक्टर था उसमें उसकी क्या खासियत थी? शॉर्टेज। अब ये बताइए कि एक समय था 2012 वगैरह में जहां पर की शॉर्टेज होती थी 10%, बल्कि जबकि हम लोग की सरकार आई 2014 में, उस समय शॉर्टेज था करीब 4.5%। 4.5% बहुत होता है जी। हम लोगों ने इसको समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कुल मिला करके हमको लगता है कि इस 9 वर्षों में करीब 1,80,000 मेगावाट हमने उत्पादन, 1,90,000 मेगावाट हमने उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, जिसमें से करीब 90,000 मेगावाट तो हमारा थर्मल है और करीब 1,07,000 मेगावाट हमारा जो हमने उत्पादन क्षमता जोड़ा है वो है रिन्यूएबल। 1,97,000 मेगावाट हमने उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। आज हमारी उत्पादन क्षमता 2,43,000 मेगावाट थी और ये 2014 में उत्पादन क्षमता थी करीब 1,30,000 मेगावाट। इतना हमने उत्पादन क्षमता जोड़ा है कि अब हम बिजली निर्यात कर सकते हैं। उतना ही नहीं, उत्पादन क्षमता जोड़ना एक बात है जो कि हमने किया कर ही रहे। इसके अलावे आप जो कह रहे हैं कि भविष्य में, एक चीज मैं बता दूं, ये जो ग्रोथ रेट आया है बिना पावर का संभव हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बिजली के बिना कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती है, बिजली के बिना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। लिफ्ट नहीं चलता है भाई, रोशनी नहीं होती है, एयर कंडीशनर्स नहीं, कुछ नहीं चलता है, वेंटिलेटर नहीं चलता। तो हम लोगों ने बिजली की आपूर्ति की, इतना हमने उत्पादन क्षमता जोड़ा। उस बिजली को जगह जगह पहुंचाने के लिए हमने करीब 2 लाख सर्किट किलोमीटर, 1,93,000 सर्किट किलोमीटर हमने ट्रांसमिशन लाइन जोड़ा। पहले 2014 में हम लोग की सरकार आई थी तो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 36,000 मेगावाट आप बिजली स्थानांतरण कर सकते थे। आज आप एक कोने से दूसरे कोने तक 1,16,000 मेगावाट स्थानांतरण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये उत्पादन, ये क्या नाम है, ट्रांसमिशन सिस्टम को बढ़ाया इतना।
तो पूरे देश को एक ग्रिड से हमने जोड़ा है साहब। ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज दी, बिजली जो है वो आमूल क्या नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आमूल बेसिस है किसी भी विकास के लिए। अगले कुछ महीने में हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे, देश में चुनाव हो रहे होंगे, उसके बावजूद भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि साल 2024 में हम किस तरह के नए रिफॉर्म्स की उम्मीद कर सकते हैं पावर सेक्टर में? पावर सेक्टर को तो जैसे कि हमने कहा ना, हम लोगों ने बदल दिया है। पहले तो एक तो डेफिसिट था, आज हम उसको सरप्लस हो गए, हम एक्सपोर्ट करते हैं, पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया। जो हमारी वितरण व्यवस्था थी उसमें हमने परिवर्तन ला दिया है। हम करीब करीब 3000 नए नए सब स्टेशन बनाए, करीब 4000 सब स्टेशन का हमने उत्क्रमण किया, 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर हम HT लाइन LT लाइन जोड़े, करीब करीब 7.5 लाख नया ट्रांसफार्मर लगा, ये सब हमने किया। अब इस सब के कारण क्या हुआ है कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने, ट्रांसमिशन बढ़ाने, डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करने के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता थी 12.5 घंटे 2014 में, आज ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता है 22 घंटे। शहरी क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता हो गई है 23.5 घंटे, 23.8 घंटा, आज जो कि होती थी करीब करीब औसतन 19-20 घंटा थी, हम लोग की सरकार आने के पहले 18-19 घंटा ये थी। आप जनरेटर के धुआं कहीं जाते, आप खान मार्केट वगैरह, तो जनरेटर के धुआं से आंख से पानी आ जाता, आपको आज जनरेटर देखने को नहीं मिलेगा। हम लोगों ने व्यवस्था हमारी चरमरा गई थी, यहाँ घाटा था, ये AT&C लॉस इसको कहते हैं बिजली, वो 27.5% था 2014 में, उसको घटा करके हम 15% पर ले आए। ये डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या नाम, जनरेशन कंपनीज का बकाया था 1,35,000 करोड़। जितने जनरेशन कंपनीज सब बीमार हो रही थी, हमने वो बकाया का भुगतान भी करवाया। अब जो बकाया है वो 50,000 करोड़ तक आ गई, और करंट एकदम अप टू डेट, ये सब हमने किया। क्या इन रिफॉर्म्स के बल पे हम अगर उम्मीद करें तो अगर मोदी सरकार सत्ता में फिर से वापस लौटती है तो उसमें पावर सेक्टर का योगदान किस तरह का रहेगा? बिल्कुल एकदम बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन। एक तो हमने करीब करीब 2 करोड़ 90 लाख घरों को बिजली से जोड़ा, बिजली की आपूर्ति। अब बिजली एक ऐसी चीज हो गई है कि पूरे देश का एक नक्शा आपको दिखना चाहिए था कि 2000 हमने हर घर को, हर गांव और हर घर को जोड़ दिया। हमको लगता है कि 2019 के अंत तक जोड़ दिया था। उसके पहले का आप भारत का फोटो देखते रात में, और उसके बाद फिर आप भारत का फोटो देखते रात में, एकदम बिल्कुल अलग है। भारत एकदम एकाएक चमक गया, और ये जनता के मन में गया है, और हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारे क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन तो है। कुछ पावर सेक्टर के दूसरे रिफॉर्म्स की बात करें, मार्केट कपलिंग का जो प्रस्ताव है पावर मिनिस्ट्री का, उस पर क्या अपडेट है? वो लोग अपना ये कंसल्टेशन वगैरह कर रहे थे, ये कंसल्टेशन पूरा हो गया, अब निर्णय हम लोग लेंगे तो निर्णय हो जाएगा। सर 80,000 मेगावाट कैपेसिटी आप ऐड, ठीक है। तो अभी आप पावर मिनिस्टर को सुन रहे थे। हमारे जो रिपोर्टर है ना प्रकाश प्रियदर्शी, वो लगातार उनसे संपर्क में भी रहते हैं, कुछ खबरें भी आपको देते रहते हैं। आज उनसे विस्तृत चर्चा कर रहे थे, और जिस कपलिंग की बात हो रही है ना, यही कपलिंग IEX के लिए इम्पोर्टेंट है। असल में क्या है कि एक एक्सचेंज नहीं है पावर की बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। सरकार चाहती है कि एक एक्सचेंज क्यों रेट तय करे, सबको मौका मिलना चाहिए, सब इकट्ठे हो जाएं। तो हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल प्राइस लेके आएंगे। IEX के लिए अपनी मोनोपोली खोने जैसी बात हो जाएगी, इसलिए IEX टूटता है। ऐसा नहीं कि देश में पावर की कमी है या एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा, सिर्फ प्राइसिंग की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। इसलिए IEX को थोड़ा सा डर लगता है कि जो इसके पास मोनोपोली है, ज़्यादातर ट्रेड इसी के थ्रू होते हैं, वो फिर दूसरी एक्सचेंजेस पर भी होने लगेंगे। अभी वहाँ पे भी होते हैं, बट जब एक हो जाएगा तो फिर आपके पास राइट ख़त्म हो जाएंगे। बस यही बात है, और कुछ नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। 200 पॉइंट की है इस समय गिरावट निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे जो गिरावट है करीब 1100 पॉइंट की है। इसमें जल्दी बदलाव नहीं होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एक राउंड का जो पुल बैक है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सोचना, देखना, समझना, सिलेक्शन सब कुछ कर करके आगे बढ़ना होगा। एक दो शेयर ज़रा और चेक कर लेते हैं जहाँ पर आज शुरुआती गेन थोड़ा सा बड़ा है। मैं कुछ मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स में आ रहा हूँ। RVNL आज फिर से चल रहा है, 4% ऊपर है। सुमित जी आप थोड़ी हेल्प करके ये बताइए, RVNL कब तक और कितना चल सकता है? ये लेने पे भी जितना दुखदाई है ना, उतना ना लेने पे तो ज़्यादा दुख देता है।
आपने बात बोली वो फोमो फियर जो भी लेटेस्टली चलता है, तो बिल्कुल जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने बहुत अफसोस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 235 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बहुत बार क्या होता है जब न्यू हाई की तरफ स्टॉक जाता है तो टेक्निकल टूल्स को हम यूज करते हैं। तो 235 का जो लेवल है अब वो मेरे लिए एक टारगेट था जो आज अचीव हो चुका है। तो अब क्लोजिंग बेसिस पे अगर 235 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है सो नेक्स्ट टारगेट कैन बी 256। और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी तो यही रहती है कि पार्शियल बुकिंग आप करते चलिए, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेकिन 10% 20% यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए और फिर जब नीचे आए स्टॉक तब उसको री इन्वेस्ट कीजिए। तो 215 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और अपसाइड में 256 का नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, एक बार सारे गैस के स्टॉक्स आप दिखा सकते हैं। आप शुरुआत कीजिएगा गुजरात गैस से, फिर MGL दिखाइएगा, फिर IGL दिखाइएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मोमेंटम इसके अंदर बनना शुरू हो रहा है। जो शुरुआती एक दबाव होता है ना वो निकल जा चुका है। MGL, IGL, गुजरात गैस। अच्छा, गुजरात गैस का तो मैं आपको अपनी स्क्रीन से चार्ट भी दिखा सकता हूँ। हमने ब्रेकआउट के वाला एक कैंडिडेट के तौर पर आपको बताया था। आपको ध्यान भी होगा कुछ टाइम पहले जब हमने एक लिंक सुबह किया था तो हमने बताया था कि गुजरात गैस हम आपको एक बढ़िया साफ़ सुथरा गैस का स्टॉक्स दिखा रहे हैं। एक बार आप मेरी स्क्रीन दिखा सकते हैं तो मैं आपको ज़रा बता भी दूंगा कि हमने कैसे इसको नोटिस किया था और कहाँ पे बताया था। ये टिपिकली इसका पूरा फॉल था। इस जगह पर हमने आपको आपके नोटिस कराया कि अब ये शेयर चलने को तैयार हो रहा है। उस शेयर की उस समय कीमत थी 480 रुपये के आसपास की। आज आप देखिए वर्टिकल राइज हुआ है इस शेयर के अंदर, वर्टिकल राइज। अगर किसी को याद नहीं है तो डेट वेट हम जरा आपको चेक करके बता देंगे, आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकेंगे। संतोष सर जरा हेल्प कीजिए, गुजरात गैस का एक राउंड का प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं क्या, अगर आना है तो। और अगर मेरे को शिफ्ट करना है तो IGL, MGL में शिफ्ट कर जाऊं क्या सर? इस दिन पे गुजरात गैस में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लगता है अभी और 15-20 रुपए की अपसाइड और बची है, तो आप अपना स्टॉप लॉस फिल करते चलिए और बने रहिए। आप अपना स्टॉप लॉस अब 555 पे लेके आ सकते हो। इसके अलावा IGL अंडर परफॉर्मर है, लेकिन यहाँ रिस्क थोड़ा सा फेवरेबल बनता है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा आपका 420 का, पहला टारगेट आपका 450 का रहेगा जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। उसके बाद स्टॉक अगर 450 क्रॉस करता है तो हमको 465 470 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, डन सर। सर एक और शेयर है, काफ़ी सारे लोग ना चाइना का डाटा देके ये बता रहे हैं कि देखिए मेटल्स का रीबाउंड हो रहा है, मेटल्स का रीबाउंड हो रहा है। कल तक तो दिख रहा था लेकिन एकाएक ना रीबाउंड वाले शेयर सारे के सारे फिर से फिसड्डी हो रहे हैं। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको हिंडाल्को का। एक बार ज़रा स्क्रीन पर आप हिंडाल्को दिखा सकते हो आप, हिंडाल्को। और इनफैक्ट मैं तो पूरा बोलूँगा पूरे मेटल्स के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम वापस से शुरू हो गई है आज के इस मूव के बाद। हिंडाल्को बाकायदा डेज लो पे खड़ा है, कोई साइन ऑफ रिकवरी इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा। एक बार सोनी आपकी रिकमेंडेशन चाहिए हिंडाल्को पे, नो ट्रेड, बाय या सेल ट्रेड? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे हिंडाल को देखेंगे तो एक स्टॉक फ्रॉम द मेटल काउंटर जो कि काफी वीक नजर आ रहा है और काफी अच्छे सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ है। तो जब तक 575 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक यहाँ पे बाई बनने की रिकमेंडेशंस नहीं है। सो थोड़ा अवॉइड कीजिए, इसका सपोर्ट जाके 540 को बनता है। सो यहाँ पे एक डाउनसाइड मूवमेंट अभी पेंडिंग है, एक बार 540 टेस्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस 575, 575, 585 मल्टीपल रेजिस्टेंसेस बन गए हैं। बहुत डिफिकल्ट होगा उसको ये सारे रेजिस्टेंस को अभी क्रॉस करने के लिए, तो स्टॉक अभी यहाँ पे अवॉइड लिस्ट में डाल देना बेटर रहेगा। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना कोई भी जल्दी जल्दी सौदा प्लस ना करें ये सोचते हुए कि बाज़ार के अंदर गिरावट है। ये गिरावट अगर आई है तो किसी वजह से आई है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर ये पुल बैक भी आएगा तो किसी वजह के साथ आएगा। वो वजह मैं बार बार खोजने की कोशिश कर रहा हूँ बट मेरे को नहीं मिल रहा। सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, वो है बुल रन। इसके अलावा मेरे पास अभी कोई ऐसा ठोस रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं कह पाऊँ कि हाँ डाटा में चेंज हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया, आप कूद के आ जाओ। ऐसा मेरे पास तो नहीं है। अगर किसी के पास हो तो बिल्कुल सामने रख सकता है। एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं। मैं वही शीट खोल रहा हूँ जहाँ पर आज प्लस माइनस की पोजीशंस काफ़ी अच्छी है। IOC एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए। IOC एक बार सुमित सर एक बार जरा IOC देख के बताइए तो ये सीरीज़ के लिए रखा जाए, पूरी सीरीज़ के लिए रखना चाहते हैं IOC? ये देखिए सेशंस अभी लिमिटेड ही है
तो कॉल ऑप्शन पे तो मैं नहीं जाना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन स्टॉक जो है अभी भी आप ओवरऑल देखिए काफी अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर है। कल के सेशन में भी स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम गेन किया था करीबन 4% का। तो कल का जो हाई है उसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है अवर्ली बेसिस पे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो आपने सीरीज की बात बोली बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहिए और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कीजिए 137 का। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 बजने को है। थोड़ी देर में विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं, इनफैक्ट वो जुड़ भी गए हैं। तो एक काम करते हैं, मार्केट में जैसे मैंने कहा कि आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, थोड़ा और सेटल हो जाने दीजिए। कई बार क्या होता है कि हेस्टी डिसीजन ना मार्केट के अंदर फंसा भी देता है।